दोस्तों ये जो वीडियो आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखी है, आप में से एक एसएलवी फैमिली मेंबर के द्वारा शेयर की गई थी मेरे साथ में। इस वीडियो को देखकर आप लोगों के माइंड में थॉट क्या आता है, यानी कि जैसे वीडियो आप लोगों ने देखी तो क्या आप लोगों के मन में आता है, मतलब कि आखिर इस वीडियो से आप लोग क्या सीख सकते हैं। मैं इस पर आप लोगों के विचार जानना चाहूँगा। इंटरेस्टिंग है, मैं कमेंट पढ़ूंगा आप लोगों के मन में जो भी थॉट आता है आप लोग इसको लिखिएगा। ये आप लोगों का एक तरीके से जो पिक्चर परसेप्शन टेस्ट होता है ना नॉर्मली, ये आप लोगों का वीडियो परसेप्शन टेस्ट है, यानी कि इस वीडियो को देख के आप लोगों का क्या परसेप्शन बना है। तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्या कुछ सीख सकते हैं आप लोग इससे। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? शानदार तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? नो गुड मॉर्निंग, नो गुड आफ्टरनून, नो गुड इवनिंग, नो गुड नाइट, बस जय हिंद। तो सबसे पहले तो ये बताओ कल का दिन आप लोगों का कैसा रहा और आज के दिन को आप लोग किस तरीके से निचोड़ने वाले हो, क्योंकि अगर आज का दिन अगर अच्छे से नहीं जाएगा तो फिर नेक्स्ट डे भी अच्छे से नहीं जाएगा और उससे अगला भी नहीं जाएगा और पैटर्न बिल्कुल ऐसे ही चलता रहेगा जैसे आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। सुधारना है तो आप लोगों को सुधरना पड़ेगा और ये आप लोग ही कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता, आपके मम्मी पापा नहीं कर सकते, आप लोगों को ही अपना काम करना है। एक पर्टिकुलर एसएलवी प्लानर है, अगर आप लोग जाओगे यूट्यूब के ऊपर तो यहाँ टेलीग्राम के ऊपर तो आप लोगों को एसएलवी प्लानर देखने को मिलेगा। जैसे ऊपर जाकर क्लिक करोगे यहाँ पर तो एसएलवी प्लानर यहाँ पर है। इसमें अगर आप लोग जाकर देखोगे तो पूरा दिन अपना शेड्यूल आप लोग कर सकते हो, पूरे दिन को रेट दे सकते हो कि आप लोगों का दिन कैसा रहा, प्रायोरिटी क्या है आज के काम की, टू डू लिस्ट क्या है आप लोगों का, कितना पानी आप लोगों को पीना है और फिर बाद में आकर बताना दिन को कैसे यूटिलाइज किया है। इसको डाउनलोड कर लेना और अपने दिन को देखना कि कितना टाइम आप लोग यूज करते हो, कितना टाइम आप लोग बर्बाद करते हो। इससे पता चलेगा रियलिटी में कि आप लोगों की लाइफ जो है वो किस डायरेक्शन में जाने वाली है। तो यहां पर अगर बात की जाए, शानदार डिस्कशन रहेगा, अलग अलग न्यूज़पेपर के आर्टिकल बहुत ही शानदार रहेंगे और एक टॉपिक तो आप लोग ऐसा रहेगा कि जो आप लोगों की बहुत सारे चक्षु खोलने वाला है, खासकर ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में बात करूंगा। एक वोटर से रिलेटेड टॉपिक है। इसी के साथ में वीडियो के एंड में आप लोगों को एक छोटा सा क्विज सीरीज भी आप लोगों को मिलेगी। पूरी वीडियो के अंदर में इतने डिस्कस करूंगा क्वेश्चन एमसीक्यू कि प्रीलिम्स भी आप लोग अच्छे से एंजॉय करते हुए नजर आओगे। जो जो टॉपिक डिस्कस करूंगा एग्जाम में उसको क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा, बस थोड़ा सा ध्यान से सुनना है टकटकी लगाकर, ताकि जो भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछो उनका आंसर आप लोग दे सको। ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। बोला क्या गया, बड़ी ही प्यारी बात बोली गई है कि जो डिफरेंस होता है ना एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एक ऑर्डिनरी, यानी कि साधारण इंसान में और एक ऐसे इंसान में जिसको बोलते हैं कितना शानदार इंसान है, क्या काम कर रहा है भाई साहब, ये कुछ नहीं होता भाई साहब, जरा सा डिफरेंस होता है। मतलब वो मॉर्निंग में उसने डिसाइड किया कि मुझे 4 बजे उठना है, वो 4 बजे उठ गया। आप लोगों ने क्या किया, आप लोग जो है 4:30 बजे उठे, आधा घंटा लेट। वो क्या किया, 4 बजे उठने के बाद में मोटिवेट था कि जिस टाइम डिसाइड किया उसी टाइम उठ गया, जिंदगी को एंजॉय कर रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जो आप लोग क्या है 4:30 बजे उठोगे, 30 मिनट लेट है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, पर उसके बाद में आप लोगों ने अपने आप को कोसना स्टार्ट किया कि आज फिर लेट हो गया, तेरे बस की नहीं है, कल डिसाइड किया था, अलार्म लगाया था, फिर लेट हो गया, हो गई। वही काम आप लोगों के दिमाग में चलता रहेगा। तो कई बार लेट होना कोई दिक्कत नहीं होता है, कई बार हमारा दिमाग हमको जो गरियाता है पूरे दिन, वो सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है, वो हमको कॉन्फिडेंस में आने ही नहीं देता है। तो जरा सी चीज है यार, अगर आप लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते हैं तो छोटे छोटे से स्टेप लेना स्टार्ट कर दो और पता भी नहीं चलेगा, आपको की लाइफ में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ निकल कर आएगा, जो कि आप लोगों को एक ऐसी पोजीशन पर पहुंचाएगा, दूसरे लोग दांतों तले उंगली दबाते हुए नजर आएंगे आपको देखकर। ये बात याद रखना, ठीक है। तो अपना प्लान जरूर बनाओ और दिन को ढंग से यूटिलाइज करो। कैसा रहा कल का दिन बताना जरूर, और एक तरीके से आज का डिसिप्लिन टेस्ट जो है उसमें जरूर पार्टिसिपेट करना, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों की लाइफ जो है वो कैसी चल रही है, ठीक है। और आज जैसे कि सैटरडे है तो सैटरडे को आप लोगों को एक निबंध दूंगा लिखने के लिए, तो आप लोग उसको टेलीग्राम पर भी लिख सकते हैं और फेसबुक पर भी, जहां पर भी आप लोगों को सुटेबल लगे। बाकी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इंडियन मूल के इंसान है, तो इनका नाम आप लोगों को बताना है। झंडा देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि किस देश से रिलेटेड यहाँ पर बात की जा रही है, पर देखता हूं कौन कौन यहाँ पर सही आंसर देता है इस पर्टिकुलर जो एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में। दोस्तों आप लोगों ने एक शब्द कई बार सुना होगा कि जल ही जीवन है। क्या ये रियलिटी है या फिर बस ऐसे ही एक कहावत है? तो रियलिटी में अगर आप लोग देखोगे आज की डेट में, अगर चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे साइंटिफिक तरीके से, तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में भी आना स्टार्ट हो जाएगी कि जल ही जीवन है आखिर क्यों बोला जाता है। अभी यहाँ पर मैं आप लोगों से बात करूँगा एक लेक, एक रिवर के बारे में, एक नदी के बारे में, जो कि आप लोगों को नाम देखने को मिलेगा कुटमपुरुर। ये एक नदी है अलपुजा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, केरला के अंदर में। ये नदी जो है फिर से जी उठी है, यानी कि ये मर गई थी, बर्बाद हो गई थी, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। कहानी है केरला की। आज की डेट में बहुत सारी ऐसी नदियाँ हैं जिनको हम लोग साफ सुरक्षित बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर लेकिन बहुत सारी दिक्कतों की वजह से वो बर्बाद होती जा रही हैं। अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में सुन रहा था, उसमें दिल्ली के चीफ मिनिस्टर साहब के द्वारा बोला गया यमुना रिवर के बारे में कि मैंने बोला था कि जब मेरे 5 साल पूरे हो जाएंगे, मैं यमुना रिवर को इतना क्लीन कर दूंगा कि उसमें खुद मैं डुबकी लगा के आऊँगा, खुद नहा के आऊँगा उसमें।
ये बात उनके द्वारा यहाँ पर बोली गई। यानी कहने का मतलब ये तो मैंने दिल्ली की बात की, पर लेकिन बहुत सारी ऐसी नदियां हैं छोटी छोटी दूर दराज वाले एरिया में जो कि आज की डेट में मरती जा रही हैं, यानी कि डेड होती जा रही हैं, या तो उनके अंदर में पानी नहीं है, या फिर उनके अंदर में इतना वेस्ट डंप कर दिया गया है कि उनका जो पानी है उसको कोई मतलब रह नहीं गया है, इतनी गंदगी उनके अंदर में डाल दी गई है, इतना कूड़ा करकट उनके अंदर में डाल दिया गया है। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये सिचुएशन देखने को मिलती है। 2005 में बात की जा रही है जिस रिवर के बारे में, यहाँ पर इसका नाम है कुटुमपुरुर रिवर, केरला के अंदर में। ये एक डंपिंग ग्राउंड बन चुकी थी, बिल्कुल गंदी हो चुकी थी, इसका पानी बिल्कुल बर्बाद हो चुका था। पर लेकिन अब फिलहाल इस रिवर को 6 साल लगातार एफर्ट डालने के बाद में फिर से ये रिवर जो है वो जी उठी है, यानी कि ये रिवर जो है फिर से रिजुवनेट हो चुकी है। इस रिवर में फिर से जो पानी आ रहा है और ये रिवर जो है अब फिर से लोगों के लिए काफ़ी जो फायदा वहाँ पर पहुँचाने वाली है। तो सबसे पहले तो जस्ट एटलीस्ट रिवर का नाम आप लोग याद रखिएगा, ताकि अगर आप लोगों से पूछा जाए कि आखिर कौन सी रिवर है जो रिसेंटली न्यूज़ में थी, तो इसके बारे में बात की जा रही है। जब भी हम रिवर को रिजुवनेट करने का बात करते हैं, रिजुवनेट का मतलब क्या होता है? अगर शब्द से मैं आप लोगों से बोलूं तो आप लोग बोल सकते हैं कायाकल्प करना। कायाकल्प करना मतलब आप लोग बोल सकते हैं, जैसे कि आप लोग बोले कि आज की डेट में आंसर राइटिंग कर नहीं पा रहे हैं, हेल्थ खराब होती जा रही है, आंखों पे चश्मा लग गया है, शरीर पे फुंसियाँ निकल रही हैं, बहुत सारी दिक्कतें बेसिकली शरीर में देखने को मिलती हैं। आप लोग को अपना कायाकल्प करना है तो सबसे आसान तरीका है, आप लोग अपना वाटर इनटेक बढ़ा दो, अपनी जो स्लीप पैटर्न है उसको चेंज करो, अच्छे से नींद लेना स्टार्ट कर दो, एक बैलेंस डाइट लेना स्टार्ट कर दो। तो क्या होगा, आप लोगों की हेल्थ जो है वो तुरंत जो है इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगी। एक्सरसाइज और जो बेसिकली बैलेंस डाइट और जो स्लीप है, ये 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन आप लोगों की हेल्थ को बड़ा बेहतरीन बना सकता है। ऐसे ही अगर हम लोग किसी रिवर के बारे में बात करें, उसकी हेल्थ हम लोग को सुधारनी है, तो सबसे बड़ी बात तो क्या है कि उसके अंदर जो पानी का फ्लो है वो प्रॉपर रहना चाहिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, उसके अंदर जो गंदगी है, जो इधर उधर से जो एक तरीके से उसके अंदर जो गंदगी डाली जाती है, जैसे कि कूड़ा करकट डाल दिया, वो सही होना चाहिए। तीसरा अगर बात करें यहाँ पर, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना हमारा काम है, उसकी हेल्थ सही रखने के लिए तो लोगों को अवेयर कराना पड़ेगा जहाँ जहाँ जिस एरिया से जो रिवर है वो होकर जाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये अकेले किसी इंसान का काम नहीं है। मैं बोलूँ कि गंगा रिवर को क्लीन करना है, अकेला कोई इंसान गंगा रिवर को क्लीन कर ही नहीं सकता है, क्योंकि जिस जिस राज्य से गंगा रिवर होकर गुजरती है वो राज्य के लोग और उसकी सरकार जो है जब तक वहाँ पर साथ में नहीं आएंगे वो नहीं सुधरेगा। तो इसलिए आप लोग बोल सकते हैं कि ये एक तरीके से ऐसा प्रोसीजर है जिसमें सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, ये किसी एक इंसान की बस की बात नहीं है। तो रिवाइव करना, क्योंकि अगर कोई चीज़ बर्बाद हो रही है तो किसकी वजह से हो रही है, वो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से बर्बाद हो रही है। इंसानों ने इतना गंदगी फैला दी जिसकी कुछ हद नहीं है। तो उसमें से पोल्यूशन को हटाना, ठीक है, रिवर को क्लीन करना, उसकी जो जमीन में उसकी रिवर की जो पैंदी में जो गंदगी जमी हुई है उसको इसी के साथ में रिस्टोर करना, फिर से उसके अंदर पानी डालना, तो वो पानी भी फिर साफ स्वच्छ रहे, उसके ऊपर ध्यान देना। तो ये चीज़ें देखने को मिलेगी। एक चीज़ आप लोगों ने फील की होगी, जहाँ जो नदियाँ होती हैं साफ़ सुथरी होती हैं, वहाँ पर अपने आप लोगों को एनिमल, बर्ड्स वगैरह और भी काफ़ी अच्छे एक तरीके से ना माहौल आप लोगों को नजर आएगा, खुशनुमा माहौल आप लोगों को देखने को मिलेगा। इवन आज की डेट में तो नदियाँ जो हैं एक तरीके से लोग देखने के लिए दूर दूर से आते हैं, वो टूरिज्म का यानी कि पर्यटन का हब बन चुकी हैं, क्योंकि लोगों को नदियाँ ढंग की देखने को मिलती नहीं है, गंदगी है। जहाँ पर कोई साफ नदी है तो बोलते हैं कि भाई क्या क्लीन रिवर है, यानी कि साफ नदी जो है वो एक तरीके से एक सरप्राइज करने वाला लोगों का एक वो बन गया आज के डेट में, कि लोग देख के उसको सरप्राइज हो जा रहे हैं कि हाँ यार नदी कितनी साफ है। समझ रहे हो आप लोग कि कितनी गंदगी हम लोगों ने फैला दी है। और उसी के तरीके से यहाँ पर उस पर्टिकुलर रीजन में लोगों को जॉब तक मिलती है, कोई वहाँ पर आ रहा है, कोई बोटिंग कर रहा है, या फिर किसी भी तरीके से वहाँ पर कोई उसको मेंटेन रखने का काम कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हैं। इसी के साथ में जब एक सिस्टमेटिक वे में एक सही रिवर हम लोग रखते हैं अपने पास में, उसको उसका साफ सुथरा रहती है, रिवर के आगे मतलब जो फ्लो होता है उसमें कोई गंदगी नहीं है, तो कई बार वो आप लोगों की हेल्प करती है उस एरिया में फ्लड को रोकने के लिए, बाढ़ को रोकने के लिए। क्योंकि बाढ़ कब आती है, बाढ़ तब आती है जब पानी के निकलने का साधन न हो कहीं पर। सब जगह तो आप लोगों को कचरा कूड़ा देखने को मिलेगा। मोहल्ले में पानी कब भरता है, जब बारिश आती है, जब नालियों के अंदर में कूड़ा कचरा ऐड हो जाता है, वहां पर कोई जगह नहीं है। तो सेम पैटर्न आप लोगों को नदियों का देखने को मिलेगा, यही कंडीशन है। तो बहुत सारे इनिशिएटिव यहाँ पर सरकार के द्वारा चला रखे हैं। आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को यकीन नहीं होगा, 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा यहाँ पर 19,000 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए समझ रहे हो, उसको 19,000 करोड़ की बात की जा रही है। उसके लिए यहाँ पर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेकर आई गई थी और बोला कि देश के अंदर में 13 नदियों को रिजुवनेट किया जाएगा। हमारे देश में एक प्रोग्राम है कौन बनेगा करोड़पति। 1 करोड़ अगर किसी इंसान को मिल जाए तो ऐसा लगता है कि जिंदगी में भाई साहब मजा आ गया। एक गजेटेड ऑफिसर अगर आप लोग बन जाओगे, पूरी जिंदगी अगर जॉब करके आओगे,
तो 3 से 4 करोड़ रुपए, 3.5-4 करोड़ रुपए अगर सैलरी लेते रहोगे तो आप लोग की पूरी एक तरीके से जॉब की अर्निंग होगी। अब लोग सोचो 17,000 करोड़ की बात यहां पर कर रहा हूं, कितना ज्यादा यहां पर बेसिकली पानी के बारे में बात की गई। ये जो रिवर है, इसके जो 13 रिवर के बारे में मैंने बात की यहां पर, इसमें झेलम, चेनब, रवि, ब्यास, सतलज, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी और लूनी। आप लोगों को एक चीज देखने को मिलेगी, इसमें गंगा रिवर है ही नहीं। गंगा रिवर के लिए तो अलग से प्रोजेक्ट चला रखे हैं, वो तो इतनी बड़ी रिवर है, उसके लिए अलग से पूरा काम किया जा रहा है। ये जो मैंने बोला 13 रिवर, ये अलग से दूसरी रिवर के लिए यहां पर ये सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात की गई। इसी में बात करेंगे अदर एग्जाम्पल क्यों है यहां पर, क्यों हम लोग ऐसा करने की सोच रहे हैं कि हाँ यार ऐसा कुछ हम लोग को करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी दुनिया में ऐसा कुछ किया जा चुका है। मैं आप लोगों को बोलूं कि यूपीएससी क्लियर करना है आप लोगों को, आप लोग बोलोगे नहीं हो पाएगा, क्यों? हमने किसी को देखा ही नहीं है कभी यूपीएससी क्लियर करते हुए अपने आसपास में, तो हम कैसे कर ले? पता चला आप लोगों का रूममेट था जो पहले कभी उसने यूपीएससी क्लियर कर दिया, तुरंत आप लोगों के जो है भाई साहब होने कहते एक तरीके से रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि यार उसने क्लियर कर दिया, अरे भाई साहब उसने, वो पढ़ता भी नहीं था कभी, ठीक है। ये कंडीशन आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो फिर आप लोगों को लगे यार जब उसने कर दिया तो मैं भी कर दूंगा यार, तो वही वाली बात है। तो यहां पर आप लोगों को ये कई सारी रिवर जो है यूरोप की वो क्लियर हो चुकी हैं। जैसे राइन रिवर हो गई यूरोप के अंदर में, मैच करने के लिए आती है कई बार ये स्टेट पीसेस के अंदर। सिंगापुर के अंदर में आप लोगों को रिवर देखने को मिलेगी। थेम्स रिवर, जिसका तो मूवीज के अंदर भी उदाहरण दिया जाता है कि थेम्स रिवर गंगा की तरह पवित्र रिवर है, लंदन के अंदर से बहती है। यहाँ इतनी पोल्यूटेड रिवर थी भाई साहब, उससे गंदी रिवर नहीं थी। और आज के डेट में जाकर देखो तो उसकी टैलेंटेड नजर आएगी आप लोगों को, इतनी क्लीन रिवर वहां पर बना दी गई है। तो ये एफर्ट लगाए जाते हैं, उसके बाद में ये रिजल्ट निकल कर आते हैं। जब तक एफर्ट नहीं लगाओगे तब तक सिचुएशन जो है वो सही होती है आप लोगों को नजर नहीं आएगी। तो इसलिए जरूरी है कि सिचुएशन को ढंग से लेकर चलना है, तो हम लोग को ये चीजें सुधारनी पड़ेगी, वरना दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलेगी। नॉर्मली अगर बात करें यहाँ पर जो नदी होती है वो सिस्टमेटिक वे में बहती है, ओरिजिनल पैटर्न में एक चलती हुई नजर आती है। पर लेकिन तब क्या होता है, अगर बात करें जैसे आप लोग यहाँ पर देखिए बिफोर रिजुविनेशन और आफ्टर रिजुविनेशन, आप लोगों को कुछ ऐसा पैटर्न देखने को मिलेगा। एक नदी हो रही है, उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में नहीं बह रही हैं, पर लेकिन यहां पर क्या हो गया, ट्रिब्यूटरीज सिस्टमेटिक वे में बहती हुई नजर आएगी, ठीक है। आप लोगों और नदियां जो है उसका एक पैटर्न आप लोगों को यहां पर नजर आएगा। जब रिजुविनेट हो जाता है तो वो एक फ्लो में चलती हुई आप लोगों को नजर आएगी। यानी कि ऐसा नहीं कि नदी जो है वो मर गई है, यानी कि एक ऐसा इंसान जो कि एक तरीके से आज की डेट में हेल्थ बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है, डायबिटीज का शिकार है, उसको एक तरीके से ब्लड प्रेशर हाई रह रखा है, मोटापा हो रखा है, एक वो इंसान है, उसका चेहरा देखना आप लोगों को कैसा दिखेगा। और एक वो इंसान है जो कि हेल्दी है, उसका बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई जो है बिल्कुल अप टू द मार्क है। एक उस इंसान को देखना, उसका चेहरा खिला खिला आप लोगों को नजर आएगा। तो ये चीजें आप लोग यहां से समझ सकते हैं। यानी कहने का मतलब सीधे सीधे यहां पर ये कि ये चीजें आप लोग अंडरस्टैंड करके देखो कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये हो जाती हैं, तो आप लोग सारी चीजों को अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। तो कोई भी डाउट इसको लेकर आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए, अगर कोई डाउट होगा तो उसको दूर करना है। तो अभी इस रिवर के बारे में बात की जा रही है, और भी बहुत सारी रिवर है जिनको हम लोग इस तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहे हैं। और जब रिवर के बारे में मैं बात कर रहा हूं तो इसके ऊपर तो क्वेश्चन भी आप लोगों के पूछे जाते हैं। बात क्या की जा रही है, एग्जामाइन द फैक्टर बिहाइंड द हाई लेवल ऑफ द पोल्यूशन इन द इंडियन रिवर। यानी कि हमारे देश के अंदर में जो नदियां हैं उनमें जो प्रदूषण का जो उच्च स्तर है उसके कारण की जांच करनी है। और नदियां जो हैं आज के डेट में हमारी वो कई बार डिग्रेड होती जा रही हैं, खराब होती जा रही है, उनकी डेथ हो रही है। जिस तरीके से मैंने बोला ना स्लो डेथ हो जाती है, तो कैसे होती है, तो ये ऐसे होती है जब उसके अंदर में हम लोग डंप करते चले जाते हैं चीज़ों को, तो उसको कैसे रोकना है उसके ऊपर भी यहाँ पर बात की जा रही है। तो बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक है यार। अगर आप लोग के आसपास में कोई भी रिवर हो जिसकी ऐसी कंडीशन हो तो उसके साथ में कोरिलेट करके देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। रिजुविनेशन अगर बात करें रिवर के बारे में तो ये एक प्रोसीजर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, इसके बारे में क्वेश्चन है। प्रोसीजर ऑफ रिवाइविंग और रिस्टोरिंग द नेचुरल फ्लो और हेल्थ ऑफ द रिवर, ये बात की जा रही है हैज बीन डैमेज ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटी, यानी कि इंसान की गंदी हरकतों की वजह से नदियां जो है बर्बाद होती हैं, पहला ये बोला गया। दूसरा प्रोसीजर जो इन्वॉल्व होते हैं यहाँ पर पोल्यूशन जो क्लीन उसको रिवर बेड को रिस्टोर करना नेचुरल एक तरीके से, और इसी के साथ में रिवर को सही करना। आप लोग एक बात देखो, हमारे शरीर के अंदर में एक इम्यून सिस्टम होता है, अगर आप लोग अपनी बॉडी को सही पैटर्न में रखोगे, सही तरीके से चीजें करोगे तो अपने आप को रिकवर कर लेती है। अगर हम लोग छेड़खानी नहीं करेंगे तो नदियां भी अपने रास्ते अपने आप बना लेती हैं, वो हमारी हरकतें जिसकी वजह से गंदी चीजें देखने को मिलती है। सही आंसर क्या है यहाँ पर अगर बात करें तो ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। डिटेल में मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर बताया इसके बारे में, रिजुविनेशन के बारे में, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर रिवर रिजुविनेशन के बारे में, हेल्प करती है रिस्टोर करने के लिए नेचुरल हैबिटेट जो भी होता है, ठीक है। प्लांट्स एनिमल प्रमोट करती है बायोडाइवर्सिटी, यानी कि पौधे जानवर जीव जंतु के आवास को पुनर्स्थापित करती है, मदद करती है, और जैव विविधता भी बढ़ावा देती है, ठीक है। टूरिज्म बढ़ता है, पर्यटन आप लोगों को बढ़ता हुआ नजर आएगा, लोगों के लिए जॉब बढ़ती है। इसी के साथ में यहाँ पर हेल्प करता है फ्लड को कंट्रोल करने में और रिड्यूस करने में डैमेज।
सही आंसर क्या है? 1 2 2 3 1 3 या फिर ऑल ऑफ द अबव? सही आंसर आप लोगों को बताना है, क्या होगा ये बताइए। तो आंसर क्या है यहाँ पर? आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा, सारी की सारी स्टेटमेंट अभी मैंने पढ़ाई है, तो एक सेकेंड, ठीक है। तो सारी की सारी स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पर, तो आंसर आप लोगों को डी देखने को मिलेगा। तो क्या हो गया? तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर कोई डाउट होगा तो आप लोगों को बेसिकली क्लियर करके चलना है, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए भी मेंस के लिए भी सही है, और रिवर जो आप लोगों को मैंने बताई है वहां से आप लोगों के डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, याद रखिएगा। बाकी एक चीज थोड़ी सी जो मेरे याद आ गई, फिर मैं दिमाग से निकल जाती है, आप लोगों का जो संडे में टेस्ट होगा उसमें आप लोग जरूर पार्टिसिपेट करिएगा। पॉइंट नंबर 1, अकाउंटिंग की क्लास जो है वो शानदार तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगी। कल इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज की क्लास किस किस ने देखी? तो सब्जेक्ट आप लोग के जो बोला है उस टाइम तक आप लोग के फिनिश हो जाएंगे। और देखो यार, जो भी मुझे आज की डेट में अपना जहां भी आप लोगों ने एडमिशन ले रखा है उसका जो स्लिप आप लोग सेंड कर रहे हो, आप लोग एक बात ध्यान रखिए कि मैं ईपीएफओ के बारे में बात कर रहा था। कई सारे बच्चों ने कहीं पर सीसेट का कोर्स खरीद रखा है, कुछ खरीद रखा है, वो कह रहे हैं सर हमको भी डिस्काउंट दे दो। यार देखो, ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं हो पाएगी। मेरा बेसिक पर्पज ये था कि अगर ईपीएफओ का कोर्स आप लोगों ने ले लिया है, वो वाले बच्चे आ रहे हैं, मैंने सबको डिस्काउंट प्रोवाइड कराया है। पर लेकिन अगर आप लोग ईपीएफओ के अलावा कोई और भी कोर्स ले रखे हो, उसकी स्लिप यार सेंड कर रहे हो, यार प्लीज रिक्वेस्ट है, ऐसा मत करो, ठीक है। क्योंकि ऐसे ऐसे बच्चे देखने को मिल रहे हैं, मतलब वहां पर ले रखा है 1.5 लाख का कोर्स, ऐसे ही बच्चे हैं 1.5 लाख का कोर्स वहां पर ले रखा है, और मुझे कह रहे हैं, समझ रहे हो आप लोग, वो स्लिप सेंड कर रहे हैं और कह रहे हैं सर इसमें 50% डिस्काउंट दे दो। सोच कर तो देखो यार क्या कर रहे हो एक मिनट के लिए। मतलब वहां पर 1.5 लाख रुपए ले रखे हैं और यहाँ पर ये 3,999 का कोर्स भी नहीं लिया जा रहा है, और उसको कह रहे हैं कि सर इसमें 50% डिस्काउंट दे दो। मतलब ये तो अजीब सा लगा यार मुझे देख कर भी, मतलब क्या ही बोलो, मेरे पास में शब्द नहीं है इस चीज़ के लिए, ठीक है। सोचो एक मिनट के लिए क्या कर रहे हो आप लोग। मतलब यहाँ पर, मतलब जिस कोचिंग में आप लोगों ने इतने पैसे दे रखे हैं, वही बस टीचर को सैलरी दे रहे हैं क्या? वही बस चीज़ों को सही से लेके चल रहे हैं क्या? मतलब यहाँ पर टीचर को सैलरी नहीं जा रही है, यहाँ पर ऐप को मेंटेन करने का खर्चा नहीं आ रहा है, यहाँ पर सारी चीज़ें जो चल रही हैं टेक्निकल टीम के लिए उसको सपोर्ट दी जा रही है, वो यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो यार ये चीज़ें सोचा करो आप लोग थोड़ा सा। मैंने बेसिकली उन लोगों के लिए बोला था कि जिसकी मजबूरी है, जैसे कि कोई अगर विकलांग है, जिसको लग रहा है कि कोई दिव्यांगन है, उसको वो मेरे पास में भेजे। बहुत सारे दिव्यांगन का मैंने एडमिशन किया है, एक भी पैसा किसी से नहीं लिया है। बस अपना सर्टिफिकेट सेंड करो मुझे और तुरंत आप लोगों का एडमिशन दूंगा, ठीक है। ये मैं उनके लिए कर रहा हूं जिनकी मजबूरी है, ठीक है, जो कहीं और एडमिशन ले चुके हैं। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कल सेंड किया, कल पूरे दिन इसी में लगा रहा, बहुत सारा टाइम जो है उसमें गया मेरा। बहुत सारे बच्चों से जो है उसके रिगार्डिंग मैंने उनको एडमिशन दिया। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा प्लीज, ईपीएफओ का कोर्स अगर कहीं आप लोगों ने लिया है वही सेंड करना, इसके अलावा यार कोई और सेंड मत करो। ऐसे तो मतलब ये सारी चीजें वैसे ही चली जाएंगी, आप लोगों को यकीन नहीं होगा। मतलब बताऊंगा जब एक बार कोर्स कंप्लीट हो जाने, तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, तब आप लोगों को पता चलेगा कि पीछे क्या चल रहा है इसके, ठीक है। आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाओगे। बाकी अच्छे से एंजॉय करो। क्विज का पूरा टेस्टिंग हो चुकी है, मंडे से आप लोगों का क्विज भी स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो मैंने बोला था वो पूरा टेस्टिंग हो चुकी है, सारी चीजें, तो मंडे से आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप लोग एप्पल डिवाइस यूज कर रहे हो तो उसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है, तो studyloverweek.in वेबसाइट यूज कर लेना, थोड़ा आसान रहेगा आप लोगों को, ठीक है। बाकी अगर एप्पल यूज ही करना है तो यहां से जाकर आप लोग यूज कर सकते हैं। फिर भी सारी पीडीएफ इस लेक्चर की भी यहां पर मिल जाती है, तो जाकर आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। तो इसी तरीके से चीजों को ध्यान रखते रहिए और फीडबैक जरूर दिया करो, चाहे यहां पर चाहे एप्लीकेशन के ऊपर, थोड़ा सा टाइम निकालकर फीडबैक जरूर दे दिया करो, ठीक है। दोस्तों, जब हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया था तो उन्होंने एक बेसिक थॉट काफ़ी क्लियर रखा था कि आने वाले टाइम में जो रिजर्वेशन है, आरक्षण है, उसको समाज में से हटा दिया जाएगा और समाज के सारे लोग जो हैं वो एक समान अपॉर्चुनिटी के तहत यहाँ पर एक दूसरे के साथ में कॉम्पीट करते हुए नजर आएंगे। ये हमारे संविधान निर्माताओं का विचार था, पर लेकिन ये विचार जो है हमारे देश में आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि आज की डेट में कई जगह आप लोगों ने देखा होगा रिजर्वेशन के लिए मार होती हुई नजर आ रही है। जो जनरल में है वो चाहते हैं किसी न किसी तरीके से ओबीसी में आ जाएं, जो ओबीसी में है वो चाहते हैं किसी न किसी तरीके से एससी में आ जाए, और जो एससी में है वो चाहते हैं किसी न किसी तरीके से एसटी में आ जाए। यानी कि अभी यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिल रही है जिसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा, तो आप लोग रिजर्वेशन का फंडा भी समझ पाएंगे। और आज की डेट में ट्राइबल कम्युनिटी से रिलेटेड कोई भी डाउट आप लोगों के मन में है तो इस आर्टिकल के बाद में नहीं रहेगा। अभी हुआ क्या है, वेस्ट बंगाल के अंदर में एक कम्युनिटी है जिसका नाम है कुर्मी कम्युनिटी आज की डेट में अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी कि ओबीसी के अंदर में आती है। पर लेकिन वो अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, कि वो चाह रहे हैं कि हम लोग को ओबीसी में से निकालकर एसटी का स्टेटस दिया जाए, शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दिया जाए। अब एक बच्चे ने यहाँ पर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा था, मुझे याद आया उस टाइम पर भी मैंने बोला था कि जब कभी आर्टिकल डिस्कस करूंगा तो इसके बारे में बात करेंगे,
कि सर आज के डेट में कई सारे लोग जो हैं इस तरह की डिमांड करते हैं कि ओबीसी में से एससी में आ जाए या फिर एसटी में आ जाए। ओबीसी का रिजर्वेशन तो 27% है और यहाँ पर एससी और एसटी का रिजर्वेशन ओनली 15 और यहाँ पर 7.5% है। तो फिर यहाँ पर 27% में से लोग जो हैं 7.5% में क्यों जाना चाहते हैं? मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा क्वेश्चन। और देखो, जब कोई एक माइंड होता है सोचने वाला चीज़ों को, तो इस तरीके की चीज़ें आती हैं तो अच्छी बात रहती हैं। ठीक है, ये मैंने डिस्कस किया था अभी कुछ दिनों पहले पॉलिटी का जब लेक्चर लिया था एप्लीकेशन के ऊपर, आप लोगों को याद होगा जो भी देख रहे थे। तो उसमें यहाँ पर एक बात मैंने आप लोगों को बताई थी कि यहाँ पर जो एससी और एसटी की जो सीट है ना, वो आज की डेट में भी खाली रह जाती हैं रिजर्वेशन देने के बाद भी। और जो ओबीसी की जो यहाँ पर आप लोगों ने कई बार देखा हुआ कट ऑफ लिस्ट जो है, वो आज की डेट में जनरल या फिर जो भी यहाँ पर इससे ऊपर आज की डेट में जो सेक्शन बेसिकली माना जाता है कि हाँ मतलब ऊपर नहीं, एक तरीके से जो दूसरा सेक्शन माना जाता है जनरल जो कि ओपन कंपटीशन है, उससे भी ज़्यादा कई बार ओबीसी की लिस्ट जो है आप लोगों को जाती हुई नजर आती है कट ऑफ की। कई सारे ऐसे एग्जाम हैं, अगर आप लोगों ने देखा होगा कई सारे स्टेट में ऐसा होता है। कंडीशन क्या है? कंडीशन सबसे ज़्यादा यहाँ पर यह है कि पर्टिकुलर एससी और एसटी में आज की डेट में भी यहाँ पर इनकी सीट खाली रहती है। यहाँ पर ये 7% रिजर्वेशन भी इतना ताकतवर है जितना ताकतवर यहाँ पर ये 27% नहीं है। क्यों? क्योंकि 27% में दुनिया भर के लोग आ जाते हैं और यहाँ पर 7% में यहाँ पर बहुत ही कम लोग आते हैं। वो 7% भी उस रिजर्वेशन को फुलफिल नहीं कर पाते हैं। एसटी के अंदर में तो ये हालत आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसीलिए जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है पॉलिटी के अंदर में, वो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट यही बताता है यहाँ पर कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला साफ साफ कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अंदर में इस कॉन्सेप्ट को हम लोग लगा ही नहीं सकते, क्योंकि यार वहाँ पर जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है वो वही नहीं फुलफिल कर पा रहे हैं। आप लोग क्रीमी लेयर कैसे लगा दोगे? ओबीसी में क्यों लगा रहे हो? ओबीसी में इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ओबीसी के अंदर में प्रॉब्लम ये आ रही है निकलकर कि ओबीसी में ऑलरेडी इतने अच्छे लोग हैं जो अच्छी पोजीशन पर हैं, जिनको रिजर्वेशन की जरूरत है ही नहीं है, तो उनको उस रिजर्वेशन में से निकालकर उस कम्युनिटी को रिजर्वेशन देने की कोशिश की जाती है, जो कि रिजर्वेशन के लिए बेसिकली जरूरत है उनको, उनकी जिंदगी आगे बढ़ेगी। तो ये फंडा है बेसिकली, इसीलिए लोग ओबीसी में से एससी या फिर एसटी में जाना चाहते हैं। हमारे देश में जब तक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के रिजर्वेशन के बारे में बात नहीं की गई थी, तब तक याद रखना हमारे देश में जो रिजर्वेशन हुआ करता था वो 49.5% के करीब हुआ करता था। पर लेकिन जैसे ही रिजर्वेशन की बात आई यहाँ पर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की, जो कि हमारे संविधान निर्माताओं ने साफ साफ मना किया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पर लेकिन फिर भी यहाँ पर ये रिजर्वेशन दिया गया। अब हमारे देश में जो रिजर्वेशन है वो 59.50% आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये आज की डेट में रिजर्वेशन की कहानी है। तो जो कुर्मी कम्युनिटी है वो चाह रही है कि उनको जो है एसटी के तहत यहाँ पर रिजर्वेशन की कैटेगरी में लेकर आ जाए। इससे क्या होगा? इससे उनकी जिंदगी में और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आएगी, उनकी लाइफ में जो भी यहाँ पर आज के डेट में जो एक तरीके से सरकार के द्वारा फायदे दिए जाते हैं वो और ज़्यादा अच्छे फायदे आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इसी की वजह से ये कम्युनिटी जो है यहाँ पर रिजर्वेशन की डिमांड कर रही है। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा वो एरिया से एरिया में डिफरेंट होती है। यानी कि अगर आप लोग बात करें मुस्लिम कम्युनिटी जम्मू कश्मीर में है, या फिर मुस्लिम कम्युनिटी केरला के अंदर में है, या फिर जाट कम्युनिटी राजस्थान के अंदर में है, जाट कम्युनिटी राजस्थान के अंदर में, या फिर हरियाणा के अंदर में है, या फिर जाट कम्युनिटी आज के डेट में उत्तर प्रदेश के अंदर में है। आज के डेट में इसी तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी, कुर्मी कम्युनिटी भी इसी तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है। अगर आप लोग देखोगे स्थिति जो पर्टिकुलर कम्युनिटी की, ठीक है, तो यहाँ पर उसी के बारे में बात की जा रही है। आज की डेट में अगर आप लोग समझने की कोशिश करोगे तो एक बात और याद रखिएगा कि अलग अलग एरिया में जो कम्युनिटी पाई जाती हैं उनके बारे में बेसिक चीज आप लोग जरूर याद रखिएगा कि उस एरिया में वोटिंग का बहुत बड़ा एक पोर्शन होता है जो कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन को लुभाता है, और इसीलिए पॉलिटिशियन कई बार ऐसा स्टेप लेकर चले जाते हैं उनको लुभाने के लिए, जिसकी वजह से यहाँ पर कई बार कई सारे और इशू खड़े कर जाते हैं कि दूसरी कम्युनिटी भी डिमांड करने लगती है कि भाई साहब जब उनको दे दिया तो हमको क्यों नहीं, ये दिक्कत होती है। ऐसे ही कुछ सिचुएशन आप लोगों को यहाँ पर जो कुर्मीज हैं उनकी देखने को मिलेगी। बोला जा रहा है कि ये एक जमींदार कृषक समुदाय है जो कि हमारे देश के अंदर में अलग अलग जगह पर इनका स्टेटस अलग अलग आप लोगों को देखने को मिलेगा। प्रोग्रेसिव फार्मर है इसके अंदर में, मैक्सिमम बेनिफिट जो भी गवर्नमेंट की स्कीम आती है उसका इनको मिलता है। ये उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, झारखंड, गोवा और कर्नाटका, इतने सारे एरिया में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कुर्मी जो है वो ओबीसी है बोथ इन सेंटर और स्टेट लिस्ट में। जब आप लोग रिजर्वेशन के लिए बात करोगे, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड के अंदर में कुर्मीज जो यहाँ पर आप लोग जिनको एज कुदमी भी बोलते हो या कुर्मीज बोलते हो, ये इंक्लूड है अमंग एसटी जो कम्युनिटी के अंदर में। ये दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है यहाँ पर। अब आप लोग क्या समझ में आया
कि पर्टिकुलर स्टेट के अंदर में उनको कोई दूसरा स्टेटस दे रखा है, तो उनको ये लगता है कि यार जब उस स्टेट के अंदर में हमारे ही समुदाय के लोग वो जो है इस पर्टिकुलर रिजर्वेशन का फायदा उठा रहे हैं, तो फिर हम क्यों इस स्टेटस का फायदा नहीं उठा सकते। ये सिचुएशन यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इसके चलते यहाँ पर कई सारे लोग जो हैं इस चीज़ को जो है दिल से लगा लेते हैं और फिर वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि यार ये तो गलत बात है, वो भी हमारे जैसे ही हैं और वो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। ठीक है, इनकी लैंग्वेज के बारे में अगर आप लोग बात करोगे तो यहाँ पर कुरमाली लैंग्वेज या भाषा आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि कुर्मी कम्युनिटी के द्वारा बोली जाती है। खासकर बिहार, झारखंड और उड़ीसा में कुरमाली लैंग्वेज जो है ये इंडो आर्यन फैमिली से निकल कर आते हैं और एक तरीके से जो बिलोंग करते हैं, यानी कि तरीके से जो एक काफ़ी एक जो मिलती जुलती है, तो बिहारी लैंग्वेज फैमिली का पार्ट आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह कि अब हमारे देश के अंदर में जो कुर्मी कम्युनिटी है वो यहाँ पर चाहते हैं कि उनको जो है इस पर्टिकुलर जो इसमें डाला जाए, पर्टिकुलर जो स्टेटस दिया जाए, इससे उनको बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को प्रोसीजर बता देता हूँ। अगर यहाँ पर एसटी की सूची में शामिल जो करना है किसी को, तो उसकी प्रक्रिया यानी कि उसका प्रोसीजर क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो जो पर्टिकुलर राज्य है वो राज्य सिफारिश करता है कि भाई साहब ये पर्टिकुलर कम्युनिटी है हमारे पास में, इसको आप लोग क्या करना है, इसको आप लोगों को यहाँ पर पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर में डालना है। तो यहाँ पर उसकी सिफारिश जाती है कौन सी, यहाँ पर जनजातीय मामलों के मंत्रालय में, यानी कि ट्राइबल मिनिस्ट्री के पास में भेजी जाती है कि ऐसा कुछ होना है। ट्राइबल मिनिस्ट्री क्या करती है, वो उसकी समीक्षा करती है और समीक्षा करने के बाद में कहाँ पर भेज देती है उसको यहाँ पर अनुमोदन के लिए बेसिकली भेज देती है महापंजीकीय जो बेसिकली पर्टिकुलर विभाग है, यानी कि इंग्लिश में बोलूँ तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की अप्रूवल के लिए यहाँ पर भेज दिया जाता है। तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का अप्रूवल अगर मिल जाता है तो यहाँ पर सूची से पहले यहाँ पर जो एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो राष्ट्रीय के जो अनुसूचित जनजातीय आयोग की जो मंजूरी यहाँ पर दी जाती है, यानी कि जो कमीशन है इस पर्टिकुलर जो एरिया के लिए बनाया गया है, वो कमीशन फिर यहाँ पर इसको चीज़ों को ढंग से चेक करता है और फिर यहाँ पर कैबिनेट का अप्रूवल मिलता है। यानी कि ये स्टेप्स हैं। अगर यहाँ पर किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए भेजा जाए तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल जो ट्राइब है उसके पास में इसको भेजा जाएगा अप्रूवल के लिए, और फिर यहाँ पर ये कब से पहले, कैबिनेट के पास में भेजने से पहले, और फिर कैबिनेट इसके ऊपर मोहर लगाएगा, तब जाकर यहाँ पर इस लिस्ट के अंदर में किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को डाला जाएगा। अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा जब 2014 के इलेक्शन के पहले जाट कम्युनिटी को ओबीसी में डालने की बात की गई थी, तो उस टाइम पर यहाँ पर जो बेसिकली कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा वो रिजर्वेशन देने की बात की गई थी, तो उसकी वजह से एक बहुत बड़ा इशू बना था कि जैसे ही यहाँ पर वो केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर में पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने अदर बैकवर्ड क्लासेस जो कमीशन है उसको भेज दिया वो कि भाई साहब चेक करना कि जाट कम्युनिटी को यहाँ पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट में ओबीसी का या फिर नहीं, क्योंकि वो जनरल कैटेगरी में आते हैं। कई सारे राज्य में वो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटर में भी क्या उसको जनरल कैटेगरी का स्टेटस मिलना चाहिए। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला यहाँ पर उसको चेक करने के लिए ओबीसी कमीशन को, तो उसने उसको साफ साफ मना कर दिया कि एक वेल टू डू कम्युनिटी है, यहाँ पर पॉलिटिक्स में भी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, एक जमींदार कम्युनिटी है, इसको ओबीसी में डालने की कोई जरूरत नहीं है, अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं जाट कम्युनिटी के जो लोग हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये पूरा का पूरा इशू जो है फिर ठंडे बस्ते में यहाँ पर चला गया। यानी कि यहाँ पर कमीशन का बहुत बड़ा रोल रहता है जब कमीशन इसको एनालिसिस करता है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर मैंने आप लोगों को इसलिए बताया ताकि आप लोग समझ सको कि किसी पर्टिकुलर जो यहाँ पर कम्युनिटी को कैसे यहाँ पर किसी पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर में डाला जाता है। तो ये पूरा प्रोसीजर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर आप लोग देखो 2017 में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, बात की जा रही है कि व्हाट आर द टू मेजर जो लीगल इनिशिएटिव है बाय द स्टेट इंडिपेंडेंट एड्रेसिंग द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द शेड्यूल ट्राइब। तो यहाँ से पूछा जा सकता है कि किस तरीके से क्या क्या इशू देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी इस टॉपिक से बनते हैं हर तरीके के, तो क्वेश्चन भी आप लोगों से मैं डिस्कस करूंगा। पर लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो कि ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। स्टैटिक पोर्शन है सारा का सारा, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के बनेंगे, तो एक एक पॉइंट जो है वो ध्यान से डिस्कस करते हुए चलेंगे और इसके बाद में ट्राइबल कम्युनिटी वाले टॉपिक से कभी आप लोगों को डाउट नहीं रहेगा। एग्जाम भी पास में है तो आप लोगों का रिविजन भी यहाँ पर हो जाएगा अच्छा सा। जब हम लोग बात करते हैं ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में, हिंदी में हम लोग बोलते हैं आदिवासी। तो आदिवासी लोग वो होते हैं जो कि अपनी खुद की कल्चर, इकोनॉमी, रिलीजियस प्रैक्टिस फॉलो करना पसंद करते हैं। उनको इससे ज़्यादा मतलब नहीं है कि हमारा देश आज़ाद हो चुका है, हमने संविधान बना लिया है, हम लोग मंगल पर अपना मिशन भेजने वाले हैं। उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है, अपने खुद के इश्यूज हैं, उनके अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे ट्राइबल कम्युनिटी के लोग भी हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा जारवाहा ट्राइबल कम्युनिटी, सेंटिनलीज जो कि अंडमान निकोबार वाले एरिया में पाई जाती है,
वहाँ पर तो जो लोग हैं उनको अब तक एक तरीके से जो पुराने टाइम पर होते थे ना, जैसे खेती करना नहीं जानते थे, बस जंगल पे जो पेड़ पौधों पे से फल फ्रूट्स मिले वो खा लिए, और उसी के साथ में ऐसा थे एक तरीके से मछली वगैरह पकड़ ली थोड़ी बहुत, और अपना एक तरीके से शिकार विकार कर जिंदा रह लिए। तो वो वाली जिंदगी वो आज भी इंजॉय कर रहे हैं। तो जब हमारे संविधान निर्माताओं से पूछा गया कि यार जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनको कैसे लेकर चलना चाहते हैं, तो यहाँ पर उसमें भी कई सारी बातें यहाँ पर की गई। हालांकि स्टार्टिंग में अगर आप लोग बात करें, हम लोगों ने एक ही प्रोविजन रखा है यहाँ पर लेकिन आगे चलकर हम लोगों ने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो है हम लोगों ने इसको अलग अलग कर दिया, क्योंकि शेड्यूल कास्ट जो है वो यहाँ पर उसकी अलग एक लेवल है सोसाइटी के अंदर में, शेड्यूल ट्राइब जो है वो बिल्कुल एक अलग लेवल है, तो दोनों को साथ में लेकर चलना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो आगे चलकर यहाँ पर इनको अलग कर दिया गया, पर लेकिन स्टार्टिंग में एक ही जगह यहाँ पर रखा गया था। कल्चर एक डिफरेंट है यहाँ पर, तो उसके चलते ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं को पता था, इसीलिए संविधान में रिलेटेड आर्टिकल देखने को मिलेगा। जैसे आर्टिकल 366 वो डिफाइन करता है कि ट्राइबल कम्युनिटी है, ठीक है, एक तरीके से ऐसे ग्रुप हमारे देश के अंदर में है। आर्टिकल 342 जो है वो शेड्यूल ट्राइब के बारे में पर्टिकुलरली बात करता है कि हाँ भाई साहब, आने वाले टाइम में अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पर इनके लिए अलग से आप लोग प्रोविजन कर सकते हो। तो पूछ ले कोई आप लोगों से कि हमारी कंट्री में आर्टिकल जो 342 है यानी कि 342 जो है वो स्पेसिफिकेशन जो बातें करता है ट्राइबल या फिर ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में, ठीक है। तो एक तरीके से संविधान के अंदर शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड आप लोगों को चीजें देखने को मिल जाती हैं कि किस राज्य में या फिर किस यूटी में जो ट्राइबल कम्युनिटी देखने को मिलती है, तो उससे रिलेटेड जो पावर है कि आप लोग इनसे रिलेटेड प्रोविजन बना सकते हैं। अगर सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊं, आप लोग थोड़ा सा सुन के यहाँ पर एक तरीके से हैरान भी होंगे और थोड़ा सा आप लोगों का इंटरेस्ट भी यहाँ पर जनरेट होगा। अकॉर्डिंग टू द सेंसस यानी कि जो जनगणना है 2011 की, उसके हिसाब से अगर बात करूं, कोई आप लोगों से पूछ ले कि हमारे देश में टोटल ट्राइबल कम्युनिटी कितनी है, तो टोटल जो पॉपुलेशन हमारे देश में है उसमें से लगभग 8.5% जो है आप लोग बोल सकते हैं वो ट्राइबल कम्युनिटी है। ये जनगणना 2011 की बात कर रहा हूं मैं आप लोगों से। तो बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन बन सकता है। 97% जो है आज के डेट में वो गांव वाले एरिया में रहते हैं, एक तरीके से बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। कुछ पोर्शन ऐसे जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा 10.03%, ये अर्बन एरिया में भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कुछ ऐसे नहीं जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि यार हाँ, जैसे कि मेरा बोलो तो मैं शहरी भी हूँ और मैं गांव का भी हूँ, यानी कि मैं दोनों जगह जाकर रहता हूँ। तो बहुत सारे ऐसे कॉमन भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। आज भी मेरा गांव है, वहाँ पे घर है, मम्मी पापा रहते हैं वहाँ पर, क्योंकि मुझे इंटरनेट की अवेलेबिलिटी चाहिए होती है, ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, और थोड़ा अपना भी जो चीज़ें चलती हैं बाहर, तो इसलिए मुझे बाहर रहना पड़ता है एक तरीके से। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। अगर बात करूं, अगर डेकेडल मतलब एक दशक के अंदर में, दशक मतलब 10 सालों के अंदर में जो ग्रोथ आया है ट्राइबल पॉपुलेशन के मामले में 2001 से लेके 2011 तक का, तो ये 23.66% आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि ट्राइबल जो आदिवासी कम्युनिटी की जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा बढ़ी है एज कंपेयर टू अगर हम लोग अपनी जो अब पॉपुलेशन के बारे में बात करें। हमारी पॉपुलेशन लगभग 17% के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगा ग्रोथ हुआ है, जबकि ट्राइबल कम्युनिटी की जो है वो 23% का ग्रोथ आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि एक तरीके से उनकी कम्युनिटी में ज्यादा ग्रोथ हुई है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। अब बात करते हैं सेक्स रेशियो के बारे में। सेक्स रेशियो के बारे में मतलब अगर बात करते हैं सेक्स रेशियो, तो इसको डिफाइन करने का एक पैमाना हम लोगों ने मान रखा है। पैमाना मतलब क्या है, यानी कि अगर हम लोग सेक्स रेशियो देखेंगे कि 1000 लड़के हैं उन पे कितनी लड़कियां हैं, यानी कि अगर हम लोग शादी कराने आ जाएं एक लड़के का एक लड़की के साथ में, तो क्या यहाँ पर सब लड़कों की सब लड़कियों के साथ में शादी हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं सेक्स रेशियो। तो ओवरऑल पॉपुलेशन जो है यहाँ पर वो 940 देखने को मिलेगा फीमेल। अगर बात करते हैं मेल के हिसाब से, शेड्यूल ट्राइब के अंदर में आप लोगों को यहाँ पर 990 के करीब यहाँ पर देखने को मिलता है। यानी कि शेड्यूल ट्राइब की जो यहाँ पर पॉपुलेशन का सेक्स रेशियो है वो ज्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू हम जैसे पढ़े लिखे लोगों के कंपेयर में। यानी कि वो भ्रूण हत्याएं जैसी चीजें आप लोगों को वहां पर नहीं देखने को मिलेगी, लड़कियों को गर्भ में मारने वाली चीजें वहां पर नहीं देखने को मिलेगी। तो उनको अगर कोई बच्चा हो गया तो फिर वो सही है, ठीक है। RR मूवी देखी आप लोगों ने, बड़ी ही शानदार मूवी है। आप लोगों ने देखा होगा अपने एक बच्चे के लिए, एक लड़की के लिए यहाँ पर वो कितना बड़ा तांडव क्रिएट कर देते हैं। वो वाला सीन तो बड़ा ही खतरनाक है, जो जाकर नहीं पूरे जंगल के शेर और वो भालू वगैरह पकड़ के पूरा उसमें छोड़ देता है उसके अंग्रेजों के महल में ले जाकर, वो वाला बड़ा खतरनाक सीन लगता है। तो आप लोग उससे समझ सकते हैं कि एक तरीके से वहां पर कितने अच्छे से एक आप लोग एक यूनिटी बोल सकते हैं। और इसी के साथ में वहां पर मेल और फीमेल वाला जो एक डिवाइड होता है वो भी काफी कम आप लोगों को देखने को मिलता है। तो बच्चे को बच्चे की तरीके से वहां पर वो ट्रीट करते हैं, ये आप लोग बोल सकते हैं।
ये बड़ा ही प्यारा सा पॉइंट है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी आप लोगों से मैं पूछ लूं कि हमारे देश में जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा कौन से राज्य के अंदर पाई जाती है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कम से कम 5 सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन वाले राज्य कौन से हैं। तो पहले नंबर पर आता है मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर आता है उड़ीसा, चौथे नंबर पर आता है राजस्थान और पांचवें नंबर पर आता है गुजरात। मतलब जब मैं पहली बार पढ़ा था कि ऐसा ऐसा कुछ है तो मुझे यकीन हुआ, मैंने कहा महाराष्ट्र में ट्राइबल कम्युनिटी पाई जाती है और गुजरात के अंदर में भी। यानी ऐसा लगता है सुनने में कि काफ़ी डेवलप राज्य हैं और एक तरीके से काफ़ी एक नहीं बॉलीवुड इंडस्ट्री के बारे में हम लोग बात करते हैं और गुजरात के डेवलपमेंट मॉडल के बारे में बात करते हैं, पर लेकिन यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि टॉप 5 राज्यों में इनके नाम आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। बाकी झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल और कर्नाटका ये आप लोगों को यहाँ पर नजर आएंगे जब हम लोग बात करते हैं कि 10 टॉप राज्य जहां पर ट्राइबल कम्युनिटी पाई जाती है। पहले वाली स्लाइड में मैंने बात की कौन से राज्य में पॉपुलेशन ट्राइबल पाई जाती है सबसे ज्यादा, ये बात की, पर लेकिन अगर बात करें एरिया में, मान लीजिए एक एरिया यहाँ पर है, ये है एरिया, ठीक है, ये एरिया मान लीजिए 10 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, ठीक है, ये यहाँ पर 10 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हो गया, तो मान लीजिए इसमें जो है 5 आदमी पाए जाते हैं इतने बड़े एरिया में। पर लेकिन एक एरिया हो गया यहाँ पर 1 स्क्वायर किलोमीटर का, उसमें अकेले में ही 100 आदमी पाए जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया यहाँ पर, यानी कि कम एरिया में ज्यादा लोग पाए जा रहे हैं। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ऐसे कौन से राज्य हैं जहां पर हाई कॉन्सेंट्रेशन है, यानी कि हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि कम एरिया में ज्यादा लोगों का रहना शेड्यूल ट्राइब का, तो सबसे ज्यादा आप लोगों को लक्षद्वीप वाले रीजन में देखने को मिलेगी। लोकेशन कहां पर अगर आप लोग लक्षद्वीप की देखना चाहते हैं तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगी अरेबियन सी के अंदर में। एग्जैक्ट लक्षद्वीप की लोकेशन है आप लोगों के सामने। तो हमारे देश में सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन जो ट्राइबल कम्युनिटी की है वो आप लोगों को लक्षद्वीप के अंदर नजर आएगी। दूसरे नंबर पर आप लोगों को मिजोरम, फिर नागालैंड, फिर मेघालय और फिर अरुणाचल प्रदेश। यानी कि मोटे मोटे तौर पर आप लोग देखो तो लक्षद्वीप को अगर आप लोग छोड़ दो यहाँ पर, तो बाकी के नॉर्थ ईस्ट के आप लोगों को राज्य देखने को मिलेंगे जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो सबसे ज्यादा नजर आती है। फिर दादर है नगर हवेली, फिर है मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। तो ये आप लोग को काफी लो लेवल पर देखने को मिलेंगे। यानी कि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन कितनी हाई है पॉपुलेशन जो ट्राइबल कम्युनिटी की, तो उससे एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ज्यादातर ट्राइबल कम्युनिटी जो है इन एरिया में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। और ये ऐसी ट्राइबल कम्युनिटी है जो अपनी कल्चर, अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। इसीलिए जो मैंने आप लोगों को एक पर्टिकुलर ट्रिक बताई थी कि ATM, ठीक है, ये 6th शेड्यूल के अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है संविधान के अंदर में। इसमें मणिपुर नहीं है, नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया की जब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को अरुणाचल प्रदेश, इसी के साथ में त्रिपुरा, मिजोरम और एक क्या रह गया, मेघालय। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो यहां पर काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन आप लोगों को ट्राइबल कम्युनिटी की देखने को मिल जाती है। आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, पर लेकिन एंजॉयमेंट के साथ में कोई ना कोई चैलेंज देखने को जरूर मिलते होंगे, जैसे कि यार जॉब नहीं लग रही है, ठीक है। लड़कियों के साथ में बातें करें तो लड़कियां बोलती हैं कि घर से प्रेशर आ रहा है शादी करने का, तो इसी के साथ में पढ़ाई करने में मन नहीं लग रहा है, इरिटेशन हो रही है, पता नहीं ऐसा लग रहा है कि कहाँ जिंदगी रुक सी गई है। तो हर एक इंसान की जिंदगी में चैलेंज है, पर लेकिन उनका सॉल्यूशन आप लोगों को खोजना पड़ेगा, तभी जिंदगी आगे बढ़ पाएगी। आप लोगों को समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कहां पर आप लोग अपनी एनर्जी लगा सकते हैं प्रेजेंट टाइम पर, और वो आप लोगों से अच्छा कोई नहीं जानता है। बस थोड़ा सा आप लोगों को अपने आप को टाइम देने की जरूरत है। ऐसे ही कई सारे चैलेंज जो हैं वो यहाँ पर हमारी कंट्री में ट्राइबल कम्युनिटी फेस करती है। जैसे कि अगर बात करें तो नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो इनसे छीने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। हमारे जैसे लोग जो हैं, पढ़े लिखे समझदार लोग जो अपने आप को बोलते हैं, वो यहाँ से रिसोर्सेज निकाल कर ले जाते हैं। इसी के साथ में एजुकेशन आप लोगों को प्रॉपर देखने को नहीं मिलती है इनकी। लिटरेसी रेट, हाल तो हमारी कंट्री में जो पढ़ने की एक लिटरेसी की डेफिनेशन है वही इतनी ज्यादा खतरनाक है, किसी को अपना नाम लिखना पढ़ना आ गया तो वो इंसान जो है पढ़ा लिखा माना जाता है। तो ये डेफिनेशन ही सबसे पहले मुझे लगता है चेंज करनी चाहिए, जिससे कि यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी चेंज हो सके। हेल्थ और न्यूट्रिशन का लेवल जो है काफी कम देखने को मिलेगा, और कई सारे जेंडर इशू भी यहाँ पर निकल कर आते हैं। तो यानी कि एक तरीके से कई सारे इशू आप लोगों को यहाँ पर मेल और फीमेल के भी देखने को मिलेंगे। खासकर अगर ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में बात करें, आप लोगों ने देखा होगा कई सारी ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में आप लोगों से जिक्र भी किया गया है कि वुमेन को इतने अधिकार नहीं मिलते हैं जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी कई जगह देखने को मिलती है। पर लेकिन नॉर्थ ईस्ट में ऐसी भी ट्राइबल कम्युनिटी है, मैंने आप लोगों को बताया था, बताइए शायद आप लोगों को याद होगा, आर्टिकल थोड़े दिन पहले डिस्कस किया था। एक ट्राइबल कम्युनिटी ऐसी है जहां पर लड़के को शादी कर लड़की जो है वो अपने घर पर लेकर आती है। यानी कि जिस तरीके से आज की डेट में हमारी सोसाइटी में क्या होता है कि लड़का शादी करेगा और लड़की को अपने घर पे लेकर आएगा,
और इस तरीके से समझ सकते हैं। पर लेकिन वहां पर अपोजिट होता है। अगर घर की सबसे बड़ी लड़की के बारे में बात करें तो उसको अधिकार होता है अपनी प्रॉपर्टी को वहन करने का, यानी कि लड़की के पास में प्रॉपर्टी का अधिकार जाता है। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। वो मैट्रियारिकल सोसाइटी आप लोगों को देखने को मिलेगी प्रेजेंट टाइम पर इंडिया के अंदर में। वैसे पैट्रियारिकल सोसाइटी है, यानी कि पितृ प्रधान यहां पर आप लोगों को देश नजर आएगा, पर ट्राइबल कम्युनिटी में मातृ प्रधान भी एरिया आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो वहां से हम लोग को सीखने की जरूरत है, ऐसा भी आप लोग बोल सकते हैं। ये वो ट्राइबल कम्युनिटी है जो हंटिंग, गैदरिंग वगैरह, फिशिंग वगैरह वो काम करती है। शिफ्टिंग, कल्टीवेशन वगैरह, मानी एक तरीके से अपना वही एक तरीके से घूमे, यहाँ पर खा लिया, वहां पर ये काम कर लिया, थोड़ा बहुत अपना पशु वगैरह बांध लिए, वो वाली जिंदगी इनकी जीते हैं आज की डेट में भी। इनकी मेन जो इकोनॉमी है, मेन जो पैसा है वो यहीं से निकल कर आते हैं। पैसा क्या, बेसिकली एक तरीके से अपनी जिंदगी को एक वाहन करते हैं, ऐसा आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हैं। ये वाली स्लाइड काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर तो आप लोग स्लाइड पे स्टार लगा लेना, क्योंकि एक होता है ट्राइबल कम्युनिटी, एक होता है ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर भी पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल कम्युनिटी। मतलब क्या इसका मतलब यहां पर यह है कि यार एक ट्राइबल कम्युनिटी है जो कि काफी दिक्कत में है, उसके पास में रिसोर्सेज की कमी नहीं है, पर उसके अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी खस्ता हालत हो रखी है, यानी कि उनके पास में तो बिल्कुल भी रिसोर्सेज नहीं है। उनके वजह ऐसे है कि बस उनको सपोर्ट प्रोवाइड करा दे, वरना पता नहीं जैसे तैसे जिंदगी उनकी चलेगी। तो उसके ऊपर फोकस देने के लिए यहाँ पर ये पीवीटीजी आया निकल कर। ये पर्टिकुलरली वनरेबल के बारे में जब बात की गई तो इसका मतलब ये था कि कुछ सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाए। काफी वनरेबल है, वनरेबल का मतलब कि जिंदगी भाई साहब तांव पर लगी हुई है, जैसे तैसे चल रही है। तो इसके चलते उनके लिए एक ट्राइबल डेवलपमेंट फंड की बात यहां पर की जाती है, ताकि उनको एक सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा सके उनके एरिया में। ये कॉन्सेप्ट कहां से निकल कर आया, ये 1975 में निकल कर आया, जब यहां पर बात करते हैं डिक्लेयर किए गए 52 ऐसी ट्राइबल कम्युनिटी हैं जिनको पीवीटीजी की कैटेगरी में रखा गया। ये किसके बेस पर किया गया, तो यहां पर देबोर कमीशन था जिसके बेस पर यहां पर इसको बनाया गया। इसने यहां पर प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप के बारे में बात की थी 1973 में। तो जो इसने यहां पर सजेशन दिया, गवर्नमेंट को पसंद आ गया, वाह क्या बात कर दी, इन लोगों के ऊपर थोड़ा फोकस किया जाए, तो फिर गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो यहां से ये कमीशन जो है, ये कमीशन का सजेशन ही यहां पर आगे चलकर आज की डेट में जो यहां पर 75 टोटल पीवीटीजी हो गए हैं, जिनको पहले यहां पर 52 की कैटेगरी में रखा गया था। टोटल ट्राइबल कम्युनिटी कितनी है, ये है 705। समझिए आप लोग, हमारे देश में 705 ट्राइबल कम्युनिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसमें से 75 ट्राइबल कम्युनिटी ऐसी हैं जो कि पीवीटीजी की कैटेगरी में आती हैं, यानी कि ऐसी ट्राइबल कम्युनिटी जो कि आज के डेट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करती हैं। और उसमें से अगर आप लोग बात कर लें कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, तो याद रखिएगा उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा पीवीटीजी देखने को मिलती है। 75 में से 13 अकेले उड़ीसा के अंदर से निकल कर आती है। और हमारी कंट्री की जो प्रेजेंट टाइम पर जो प्रेसिडेंट अभी यहां पर हमारे देश में है, मुर्मू जी, वो भी एक ट्राइबल कम्युनिटी से ही निकल कर आती हैं। उस ट्राइबल कम्युनिटी का नाम क्या है, ये आप लोगों को बताना है। देखता हूं कौन से आंसर देता है, ठीक है। ये मैंने अलग से एक स्पेशल वीडियो बनाकर आप लोगों को पढ़ाया भी था। तो वो ट्राइबल कम्युनिटी से आती है और ट्राइबल कम्युनिटी के कोई भी इशू जब होते हैं तो उनको काफी डिटेल में डिस्कस करती है। उड़ीसा गवर्नमेंट के बारे में बात करें तो आइडेंटिफाई करे हैं उनके द्वारा लगभग 888 विलेज एक इसी के साथ में जो पीवीटीज एरिया है, ताकि उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराई जा सके। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन बन जाता है कई बार कि हमारे देश में हर एक राज्य के अंदर ट्राइबल कम्युनिटी है, ऐसा देखकर आप लोगों को बोल देंगे, आप लोग बोलेंगे यार सर ने पढ़ाया तो था कि हाँ है तो, पर लेकिन क्या सारे राज्यों के बारे में पढ़ाया था, ऐसा नहीं था, ठीक है। इसीलिए कहता हूं ध्यान से सुना करो, फिर ये मत बोलना क्वेश्चन कहां से बन गया। भाई साहब यहां से बन जाएगा और फिर आप लोग बोलोगे पढ़ाया नहीं था। पढ़ाया तो था पर आप लोगों ने ढंग से सुना नहीं था, ठीक है। तो 18 स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऐसे हैं जहां पर ट्राइबल कम्युनिटी पाई जाती है 2011 के सेंसस के हिसाब से। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का यहां पर बन जाता है। तो इस तरीके से चीजें आप लोगों को समझ के चलनी है, ठीक है। तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को इससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन होंगे जिनके आंसर आप लोगों को देने हैं, देखता हूं कौन कौन यहां पर सही आंसर देता है, इससे आप लोगों का पता चलेगा कितने अच्छे से आप लोगों ने चीजों को सुना है और समझा है। सबसे पहले अगर बात करते हैं 6th शेड्यूल के अंदर में बोला जा रहा है कि कौन कौन से राज्य जो हैं वो कवर होते हैं, ये आप लोगों को बताना है। ए में बोला गया आसाम, बी 2 में बोला गया नागालैंड, 3 में बोला गया मेघालय, 4 में बोला गया क्या, ये बोला गया त्रिपुरा। तो सही आंसर यहां पर क्या है, अगर आप लोगों से पूछूं, याद आ रहा है कुछ मैं आप लोगों को बोला था एटीएम के अंदर मनी नहीं है, ठीक है। एटीएम के अंदर एन तो कहीं भी नहीं है, तो नागालैंड होगा यहां पर, तो नागालैंड यहां पर नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहां पर सी हो गया। फिर से एक बात बोल दूं आप लोगों को, वीडियो को पॉज कर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो तो मजा आएगा आप लोगों का। क्वेश्चन का जैसे आंसर दोगे आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और उसी का पर्पज है बेसिकली मेरा, ताकि आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आए। यही चाहता हूं मैं, और इसी बेस पर आप लोगों को यहां पर ये चीजें अटेम्प्ट करवा रहा हूं, ठीक है। तो ये काम आप लोग जरूर करिए, इससे आप लोग चीजों को अच्छे से इंजॉय भी कर पाओगे, ओके। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि अरेंज करना है स्टेट को आप लोगों को डिसेंडिंग ऑर्डर में या फिर एक तरीके से घटते हुए क्रम में, जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन पाई जाती है सबसे ज्यादा है, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और गुजरात।
तो इसको वीडियो को पॉज कर दो आंसर, देखता हूं कौन सी आंसर दे रहा है। जो सही आंसर देगा उसको एक चॉकलेट मिलेगी, ठीक है। उसमें से एक चीज भी आप लोगों को याद है जो मैंने पढ़ाया था, पहले नंबर पर मैंने क्या बताया था, पहले नंबर पर बताया था मध्य प्रदेश, याद आ रहा है। दूसरे नंबर पर मैंने क्या बताया था, महाराष्ट्र। अगर ये दो भी आप लोगों को याद है तो भी आप लोग क्वेश्चन का आंसर देकर चले जाएंगे। एटलीस्ट टॉप 5 यार आप लोग याद रखिए, ताकि कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को नहीं मिले। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप लोगों को अटेम्प्ट करने के बाद में मजा आएगा कि हाँ ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। और यहाँ पर 4 स्टेटमेंट है आप लोगों के सामने, आप लोगों को ढूंढना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। बोला गया यहाँ पर देबोर कमीशन जो है उसके द्वारा रिकमेंड किया गया प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप बनाने के लिए, जिसको पीटीजी बोला गया 1973 में। इसी के साथ में 75 जो पीवीटीजी हैं आउट ऑफ 705 शेड्यूल जो ट्राइब हैं, ये यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बोला गया उड़ीसा के अंदर हाईएस्ट पीवीटीजी हैं। पीवीटी जो है वो हर एक राज्य में आप लोगों को फैली हुई नजर आएंगी। तो सही आंसर क्या है अगर मैं आप लोगों से पूछूं, अगर आप लोगों को कुछ नहीं पता है, पूरे इसमें सारा कुछ नहीं पता है, और आप लोगों को मेरी एक स्टेटमेंट याद रह गई है कि हाँ सर ने ये बोला था कि हर एक राज्य में तो यार ट्राइबल कम्युनिटी नहीं है, अगर ये छोटी सी बात भी आप लोगों को याद रह गई ना, तो यहाँ से आप लोग आराम से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि हाँ 4th स्टेटमेंट गलत है, और 4th अगर गलत हो जाती है तो यहाँ, तो ऐसे आप लोगों से कई बार यूपीएससी में क्वेश्चन बनते हैं। तो इस तरीके से प्रिपरेशन करो ताकि एक भी पॉइंट जो है वो आप लोगों का छूटे ना, जो भी करके जाओ पढ़ के ढंग से शानदार तरीके से। ट्राइबल कम्युनिटी की एक बॉडी आप लोगों को देखने को मिलेगी, इसमें भी कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में, ठीक है। ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब जो है बोला गया एक संवैधानिक बॉडी है। इसी के साथ में बोला गया आर्टिकल 338A के अंदर आती है। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया कि इसके मेंबर आर नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट मोर देन 1 टर्म, ये यहाँ पर बोला गया। तो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर बात करें, चलिए अटेम्प्ट करिए, फिर अभी आंसर बताऊंगा तो आप लोग समझ जाएंगे। ये भी पूरा एक अलग से टॉपिक हो जाता है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में अलग से एक बॉडी होगी, आप लोगों का क्वेश्चन बन जाता है। तो ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3, डी बोला गया ऑल ऑफ द अबोव। तो सही आंसर क्या है, सही आंसर है यहाँ पर ए, बोला गया है कि मेंबर आर नॉट एलिजिबल अपॉइंटमेंट फॉर मोर देन 1 टर्म। तो ऐसा नहीं है यहाँ पर, ये मोर देन 2 टर्म है ना कि 1 टर्म, तो ये एक स्टेटमेंट है यहाँ पर। बाकी यहाँ पर पहले नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल कास्ट जो था वो एक जगह हुआ करता था। फिर 19 फरवरी 2004 में यहाँ पर जो 338 आर्टिकल है उसके अंदर एक और नया आर्टिकल ऐड कर दिया, जिसको 338A बोला। मैंने आप लोगों को हमेशा बोला है किसी भी आर्टिकल के सामने ABCD कैपिटल में लिखा हो तो इसका मतलब यह है कि संविधान में संशोधन करके उसको ऐड किया गया है, ओरिजिनली वो संविधान के अंदर नहीं हुआ करता था। 89th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था वो 2003 में किया गया, तो इसलिए यहां पर ये एक संवैधानिक बॉडी भी हो गया। आप लोग यहां पर समझ सकते हैं किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर में आते हैं। इसके मिनिस्टर कौन है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगर बात करें यहाँ पर तो ये कैसे जो ट्राइबल कम्युनिटी को आगे लेकर चलना है उसके बारे में बात करते हैं। एटलीस्ट एक मेंबर महिला होगी, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और दूसरे मेंबर होंगे जो कि 3 साल के लिए चुने जाते हैं, और 2 टर्म के लिए मैक्सिमम इनको चुना जा सकता है। तो ऐसे आंसर यहाँ पर आप लोगों के सामने ए हो गया। एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर है, इतने सारे क्वेश्चन हो गए आप लोगों को मजा आ गया होगा। ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए काफी इंटरेस्टिंग बोला जा रहा है कि परसेंटेज वाइज अगर आप लोगों को बताना है ट्राइबल कम्युनिटी कहां पर ज्यादा पाई जाती है। मैंने अभी आप लोगों को बताया था एक पर्टिकुलर मैप में लोकेशन दिखा के, नागालैंड, लक्षद्वीप, मिजोरम, मेघालय। तो अगर आप लोगों को ये पता है ओनली जो लोकेशन मैंने दिखाई है लक्षद्वीप वाली, तो आंसर आप लोगों के सामने होगी यहाँ पर बी। तो यार मैं हमेशा ऐसे ही बोलता हूँ आप लोगों की टॉपिक को बिल्कुल ऐसे तैयार आप लोगों को करना है ताकि जब भी आप लोग एग्जाम में बैठो तो आप लोगों को दिक्कतें न देखने को मिले किसी भी तरीके से। चलिए एक और क्वेश्चन इसी बात पर, ठीक है। बात की जा रही है कि आप लोगों को स्टेटमेंट दे रखी है कि शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन के बारे में अकॉर्डिंग टू द 2011 का जो सेंसस था, तो यहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वो बोला गया 8.61% थी टोटल पॉपुलेशन का। ग्रोथ आप लोगों को देखने को मिली है लेस देन टोटल पॉपुलेशन। और तीसरा बोला गया यहाँ पर कि जो सेक्स रेशियो है ओवरऑल जो पॉपुलेशन का वो लेस है, लेस देन द जो ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर ये लेस आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये बोला गया है। तो क्या स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1 and 2, बी बोला गया 2 and 3, सी बोला गया 1 and 3, डी बोला गया ऑल ऑफ द अबोव। तो जो आंसर है वो क्या सही है अगर पूछा जाए तो आंसर है सी से यहाँ पर, यानी कि फर्स्ट और सेकंड सही है। बाकी सारी स्टेटमेंट आप लोगों को यहाँ पर पता है, मैंने सारे ग्रोथ रेट के बारे में डिटेल में आप लोगों को यहाँ पर बता दिए। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बनते हैं एग्जाम में। दोस्तों ये एक ऐसी न्यूज़ है इसके ऊपर आप लोग 5-6 अगर स्टार लगा लो तो वो भी कम होंगे, और यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछ ले कोई और ये आप लोगों से तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। बात क्या है पूरा डिटेल में बताऊंगा। इंडिया भी इन्वॉल्व है इसमें, दुनिया भी इन्वॉल्व है इसमें, और इसमें सही और गलत वाला एंगल भी इन्वॉल्व है, यानी कि एथिकल इशू भी इन्वॉल्व है इसमें, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशन भी इन्वॉल्व है इसमें, और इसी के साथ में इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था भी इन्वॉल्व है इसके अंदर में। तो सारा कुछ इस आर्टिकल में आप लोगों को देखने को मिलेगा। पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि एग्जैक्टली है क्या,
उसके बाद में फिर आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि इन रियलिटी क्या होना चाहिए। एक पर्टिकुलर जगह है जिसका नाम है, उसको बोलेंगे आप लोग कोरोनिविया, ठीक है। इसको जाकर आप लोग मैप में एक बार देखना है कहाँ पर लोकेटेड है, आप लोग समझ पाओगे। यहाँ पर जॉइंट वर्क ऑन एग्रीकल्चर हुआ, एक तरीके से यहाँ पर एग्रीकल्चर के ऊपर कुछ बातें की गई, और यहाँ पर ये एक तरीका आप लोग बोल सकते हो कि डिसीजन लिया गया जो कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा। क्या कि अगर एग्रीकल्चर से कोई भी किसी भी तरीके का अगर रिस्क होता है, जैसे कि आप लोग बात करो, जैसे कि खेतों में कुछ सामान जलाया, उसमें से CH4 निकल रही है, N2O निकल रहा है, CO2 निकल रही है। जैसे कि जानवर जो होते हैं उनका जो गोबर होता है उसमें से CH4 आप लोगों को निकलती हुई नजर आती है, ठीक है। कुछ भी अगर कुछ गंदगी होती है उसमें CO2 निकलती है। ये जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें से भी CO2 आप लोगों को निकलती हुई नजर आएगी। इसी तरीके से मतलब जो भी प्रोडक्ट होता है इस तरीके से, जिसको ऑर्गेनिक आप लोग बोलते हैं, उनमें से आप लोगों को CO2 और इसी के साथ में CH4, ये बड़ी ही कॉमन सी चीजें हैं जो निकलती हुई नजर आएगी। और आप लोगों को पता है आज की डेट में टारगेट क्या है कि इन्हीं दोनों के ऊपर कुल्हाड़ी चलानी है, क्योंकि ये दो वो चीजें हैं जो कि काफी हद तक जो है टेम्परेचर बढ़ाने का काम कर रही है। और जैसे जैसे धरती पर टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे बहुत सारी चीजें जो हैं वो बर्बाद हो रही हैं। यानी कि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से बाढ़ आ रही है तो लोग डूब रही हैं, एग्रीकल्चर नहीं कर पा रहे हैं लोग, क्यों? टेम्परेचर बढ़ने की वजह से प्रॉपर जिस एरिया में कोई पर्टिकुलर फसल होती है वो उगा नहीं पा रहे हैं, उसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिल रही है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लेशियर पिघल कर आ गए तो फिर वहां से और दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। तो एक डायरेक्शन में नहीं, और जो गरीब है सोसाइटी में उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं एक तरीके से भुखमरी की भी कंडीशन क्रिएट हो सकती है। पर लेकिन आप लोगों को यह भी देखना पड़ेगा कि किस चीज के लिए आप लोग ये काम कर रहे हैं, वो आप लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अभी जो कोरोनिविया जो यहाँ पर ये एग्रीमेंट है, इसमें ये बोला गया कि जो एग्रीकल्चर से यहाँ से एमिशन हो रहा है, यानी कि जो गैस निकल रही है, ये भी इन्वायरमेंट को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं कि यहाँ से इनको रोका जा सके। यानी कि इनका पूरा फोकस था, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, पानी कैसे दे रहे हैं खेतों में वो हो गया, मिट्टी किस तरीके से कौन सी पे कहां पर क्या क्या फसल की जा रही है, वो सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इनका मतलब है कि क्लाइमेट चेंज में एग्रीकल्चर का क्या इंपैक्ट है, उसके ऊपर इन्होंने खोज खबर की और कुछ एरिया डिसाइड करे कि यार ये एरिया है, इन एरिया को हम लोग को देखना पड़ेगा, ठीक है। किस तरीके से यहाँ पर कंडीशन हो रही है, जैसे सोइल हो गया, न्यूट्रिश जो यहाँ पर न्यूट्रिएंट यूज हो गया, वाटर, इसी के साथ में लाइव स्टॉक यानी कि जीव जंतु जो हमारे पास में है, किस तरीके से मेथड ऑफ आप लोग एसेस कर रहे हो, यहाँ पर इन चीजों को अडेप्ट कर रहे हो, सोशियो इकोनॉमिक क्या इंपैक्ट पड़ रहा है और फूड सिक्योरिटी पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। तो क्लाइमेट चेंज इन एग्रीकल्चर सेक्टर इनके द्वारा स्टडी कर ली गई और वहां पर कई सारे पॉइंट निकाल के आए कि ये चीजें जो हैं इन्वायरमेंट एग्रीकल्चर की, वो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रही है। तो इससे क्या हो गया, वो देश जो कि एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, एक तरीके से उनके ऊपर ये एक तलवार लटकाने वाली बात होगी कि देखो तुम्हारी एग्रीकल्चर जो है वो क्लाइमेट चेंज के लिए कितना ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है। अब आप लोग खुद सोचो, यहाँ पर ये सारे देश मैक्सिमम वो हैं जो कि आज की डेट में डेवलपिंग कंट्री है, जिनको कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो इंडिया ने इसका साफ साफ अपोज कर दिया कि बोला कि यार ये जो डिस्कशन तुम कर रहे हो ना यहाँ पर, ये बिना तुक वाला डिस्कशन है यहाँ पर, ठीक है। ये जो रिपोर्ट तुम लेकर आ रहे हो ये कहीं ना कहीं तुम्हारे पास में काम तो था नहीं, कुछ काम नहीं है तो चलो यही कर लेते हैं, वो वाली कंडीशन देखने को यहाँ पर मिल रही है। तो यहाँ पर इन रियलिटी अगर देखोगे आप लोग, एक इंसान वो है जो कि अपने घरों में AC चला रहा है दबाकर, ठीक है, उसके घर में 4-4 गाड़ियां खड़ी हुई हैं, ठीक है, उसके अगर बात करें मतलब कि नहीं, घर में हीटेड स्विमिंग पूल भी चल रहा है, जनरेटर चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, वो इंसान कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। और एक इंसान जो है वो खेतों में अपना एक खेती करने के लिए उसने क्या किया, खेतों में पुआल जला दिया ताकि वो सर्वाइव कर सके, जिंदा रह सके, वो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहा है। तो यहाँ पर कौन सा ज्यादा लाइफ के लिए जरूरी है कि इंसान जो है वो जिंदा भी रह सकता है, मर भी सकता है, वाली बात हो गई। तो यहाँ पर जो एमिशन हो रहा है ना वो सर्वाइवल के लिए हो रहा है, यानी कि एक इंसान अगर खेतों में काम नहीं करेगा तो वो खाएगा कैसे, जानवर नहीं रखेगा तो कैसे उसकी रोजी रोटी चलेगी। आज की डेट में मैक्सिमम लोग, गाँव में आप लोग जाओगे ना, वो अपने घरों में से दूध बेच कर अपना घर चलाते हैं। आज की डेट में ये कंडीशन है। तो ये सिचुएशन जो निकल कर आ रही है, ये कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि एक्स्ट्रा इनकम चाहिए लोगों को, घर चलाने के, लोगों के घर चलने मुश्किल हो गए आज की डेट में, तो सर्वाइवल के लिए ये सारे काम लोगों को करने पड़ रहे हैं। पर ये क्या, इधर ये तो लग्जरी है भाई साहब, लग्जरी में कार्बन डाइऑक्साइड तुम उड़ा रहे हो यहाँ पर। तो ये बोला इंडिया ने कि पहले तो ये देखो कि सर्वाइवल और लग्जरी में डिफरेंस देखो। एग्रीकल्चर के ऊपर आप लोग कूदने लगे हो, वही एग्रीकल्चर जो सबको खाना खाने के लिए दे रही है उसके ऊपर आप लोग क्वेश्चन मार्क लगाने लगे हो। तो सर्वाइवल और लग्जरी तो आप लोगों ने कहीं देखा ही नहीं यहाँ पर कि इंसान किस तरीके से काम कर रहा है। तो ये जो डिसीजन है यहाँ पर कहीं ना कहीं इसको सोचने की जरूरत है।
फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं कि आप लोगों को भुखमरी मिटानी है, फूड सिक्योरिटी आप लोगों को बढ़ानी है। पर इन रियलिटी अगर आप लोग बात करोगे, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह है कि इंसानों को पहले खेतों में काम भी तो करने दो। अगर कोई बिजनेसमैन अगर कोई है वो एक गलत तरीके की खेती कर रहा है तो समझ में आता है, ठीक है। तो सर्वाइवल और लग्जरी में आप लोगों को डिफरेंस समझना पड़ेगा, और यही इंडिया ने यहाँ पर समझा है। तो अपने ही आप में एक ऐसा टॉपिक है, आप लोगों से पूछा जा सकता है, इवन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि किस पर्टिकुलर ओशियन में है यहाँ पर ये। तो ये डिसीजन किसका है? ये है यूनाइटेड नेशन जो फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है। ये पर्टिकुलर क्यों इंडिया ने अपोज किया? तो ये एथिकल इशू भी हो गया। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड अदर लैंड यूज, उसकी वजह से क्या ग्रीन हाउस गैस निकल रही है उनके बारे में बातें कर रहे हैं। मतलब इंडस्ट्री को छोड़कर तुम एग्रीकल्चर पे आ गए। तो ये आप लोगों को देखना पड़ेगा कि कैसे आप लोग यहाँ पर इन चीज़ों को टैकल करने हैं, ठीक है। तो अपने ही आप में बहुत ही बेहतरीन ये एक तरीके से टॉपिक आप लोग बोल सकते हो, खासकर जब इंडिया आकर इंटरनेशनल जो लेवल पर कुछ हो रहा है उसके खिलाफ में खड़ा हो जाए कि हाँ भाई साहब ये जो तुम कर रहे हो ना, ये दर गिरी हुई घटिया हरकतें, इनको आप लोगों को साइड में करना चाहिए। तो ये बातें हैं, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन होगा तो बताना, और इसको जाकर ही आप लोगों का होमवर्क है, इसको एक बार मैप में आप लोग जरूर देखिएगा, ओके। दोस्तों ये जो दुनिया है ना, इसमें सबसे ताकतवर जो कौम होती है वो दो कौम आप लोगों को देखने को मिलेगी। कौम मतलब कास्ट कम्युनिटी के बारे में, रिलीजन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बात कर रहा हूँ बेसिकली पॉलिटिशियन, पावरफुल लोग और बिजनेसमैन। ये आप लोगों को दो ऐसी कम्युनिटी नजर आएगी जो कि दुनिया को नचाती है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं, अगर बात की जाए सबसे पावरफुल जो कम्युनिटी, तो वो बिजनेसमैन आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बिजनेसमैन ही आज के डेट में पॉलिटिशियन बनाते हुए नजर आते हैं। तो इसलिए इंटरनेशनल लेवल पर भी अगर आप लोग देखोगे, मैक्सिमम कई सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जो कि आज के डेट में पॉलिटिशियन बन चुके हैं। तो बिजनेस अगर चलता रहता है तो एक तरीके से दुनिया में ग्रोथ भी सही रहती है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता रहता है, और जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता रहता है तो हैप्पीनेस भी बढ़ती है, कहीं ना कहीं सोसाइटी जो है वो एक सही रहती है। पर लेकिन पॉलिटिक्स जो है वो कहीं ना कहीं गार्जियन कहलाती है इकोनॉमी की। मतलब अगर पॉलिटिशियन या फिर जो एक तरीके से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किसी देश के अंदर में न हो, तो फिर दिक्कत क्या आएगी? दिक्कत ये आएगी कि उस देश की इकोनॉमी जो है वो अस्त व्यस्त हो जाएगी। ये सारी बातें क्यों बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर अभी एक बिजनेस मीटिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसका नाम है स्प्रिंग मीटिंग। ये अभी यहाँ पर वॉशिंगटन डीसी यानी कि यूएसए की जो राजधानी, जो कैपिटल है, उसमें आप लोगों को देखने को मिल रही है। इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बताता हूँ पहले, फिर हम लोग बात करेंगे इस मीटिंग के बारे में। यहाँ पर बेसिकली हमारी कंट्री की फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा विजिट की जा रही है यूएसए के अंदर में इस पर्टिकुलर मीटिंग को अटेंड करने के लिए। ये दोनों भाइयों के द्वारा मिलकर आप लोग मीटिंग बोल सकते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है। तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में, जैसे कि ये एक एनुअल मीटिंग है जिसमें यहाँ पर पार्टिसिपेशन किया जाता है किस किस के द्वारा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक तो सेंट्रल बैंक जो रहेगा वो यहाँ पर जाएंगे, यानी कि जैसे कि हमारे जो सेंट्रल बैंक में आर्केट में आरबीआई हैं, डिप्टी गवर्नर हैं, ठीक है, इस तरीके से। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आप लोगों को देखने को मिलेगी, प्राइवेट सेक्टर भी यहाँ पर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और कई सारी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन और जो एकेडमिक जो है बेसिकली जो अपने अपने फील्ड के महारथी हैं, खासकर इकोनॉमी के फील्ड में, वो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हुए नजर आते हैं। इससे क्या पता चलता है? किसी पर्टिकुलर मीटिंग में सबको बुला लेना, यानी कि घर में बाबा जी बैठे हुए हैं और दादाजी बैठे हुए हैं चेयर पे, और बोले कि सारे के सारे आ जाओ, मतलब उनके बेटे भी आ जाओ, बेटों के बच्चे के बच्चे भी आ जाओ, उनकी बेटा और बहू और बच्चों के बच्चे, उनके और भी जो भी हैं मतलब घर में, सारे आ जाओ। इसका मतलब क्या है कि सबको बताना चाहते हैं कि भाई साहब ये कुछ कुछ चेंजेस आने वाले हैं, या फिर एक प्रॉब्लम है, इनका सोल्यूशन निकालना है। तो ये कई सारे एजेंडा अपना बनाते हैं और फिर उनको डिस्कस करते हैं, जिसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक देखने को मिलेगा, कैसे जो गरीबी है उसको मिटानी है, इकोनॉमी डेवलपमेंट कैसे होना है, और किस तरीके से एड इफेक्टिवनेस होनी चाहिए। मतलब क्या है? मतलब आज की डेट में मैं बोलूँ आप लोगों को कि आप लोगों को अपने अपने एरिया में कुछ बच्चों को पकड़ना है और उनको पढ़ाना है। आप लोग बोलोगे सर हमारे पास में तो कुछ भी नहीं है। मैंने बोला कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो बेसिक रिक्वायरमेंट होगी, जैसे उनकी किताबें होगी, स्कूल बैग वगैरह हो गया, जूते वगैरह हो गए, वो सारी चीज़ें जो हैं वो मैं प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। अब प्रोवाइड तो करा दिया वहाँ पर कि ठीक है, आप लोगों को कम से कम अपने एरिया में 10 बच्चों को आप लोगों को ट्रेन करना है। पर पता चला वहाँ पर एक भी बच्चा ट्रेन नहीं हुआ है, मतलब पैसे जो दिए गए उन पैसों का इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन हुआ ही नहीं है। मैक्सिमम गवर्नमेंट स्कीम में आप लोगों को ऐसे ही देखने को मिलेगा। अभी आप लोगों ने सुना होगा रिसेंटली दुनिया भर का पैसा पाकिस्तान में आया था, जब इंटरनेशनल लेवल से सपोर्ट देखने को मिली थी, जब पाकिस्तान के अंदर में बाढ़ यानी कि फ्लड आई थी। उस टाइम पर सबसे खतरनाक चीज पता है क्या थी? उस पैसे का इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन किया ही नहीं गया, क्योंकि करप्शन की भेंट चढ़ जाता है सारा का सारा माल पानी। आप लोगों को याद होगा तुर्की के अंदर जब भूकंप आया, अर्थक्वेक आया, उन्होंने पाकिस्तान को हेल्प भेजी थी, और उस टाइम पर पाकिस्तान में लोग भूखे मर रहे थे,
और वो हेल्प का इस्तेमाल ही नहीं किया गया। इवन जब तुर्की में अर्थक्वेक आया तो उन्होंने उसी का ऊपर का जो है खलता रैपर जो है वो चेंज कर कर, पैकेजिंग जो है चेंज कर कर उल्टा तुर्की को ही भेज दिया, और उस पर जब अंदर खोला तो लिखा है तुर्की की तरफ से पाकिस्तान को हेल्प। तो वो तक चिट तक भी नहीं हटाई उसकी, समझ रहे हैं। इससे सबसे बड़ी बात तो चलो ये तो इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती है ही है कि भाई साहब तुम ये क्या बदतमीजी काट रहे हो, हमारा ही माल हम ही को चिपका रहे हो। पर सबसे बड़ी इरिटेटिंग चीज़ यहाँ पर क्या है कि उस टाइम पर लोग जो हैं वो भूख से मर रहे थे, गरीबी से मर रहे थे, उस टाइम पर उनको उस हेल्प की रिक्वायरमेंट थी, वो उनको नहीं मिली। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये थी। तो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होना चाहिए एड का, जो भी यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड कराई जाती है। एड का मतलब होता है फ्री पैसा देना, उसके लिए आप लोगों को कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करना है और ना ही आप लोगों को कोई मूल वापस करना है। तो ग्लोबल लेवल पर इन सब चीज़ों के ऊपर बात की जाती है। ग्लोबल इकोनॉमी, इंटरनेशनल डेवलपमेंट, वर्ल्ड फाइनेंशियल सिस्टम कैसा है उसके ऊपर फोकस किया जाता है, क्योंकि किसी भी एक देश की अगर अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी डूबती हुई नजर आएगी, उसका इंपैक्ट उसके पड़ोसी पे भी पड़ेगा। और अगर वो देश हो चाइना जैसा, वो देश हो इंडिया जैसा, वो देश हो यूएसए जैसा, तो भाई साहब फिर तो दुनिया की खस्ता हालत हो जाती है कि यार यही देश डूब गया, अब क्या ही बचेगा। तो इसलिए एक ऐसे इंस्टीट्यूशन ये बनाए गए हैं ताकि डूबते हुए को बचाया जा सके, यानी डूबते हुए तिनके का सहारा काफी है। तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक पहले दो ऐसे इंस्टीट्यूशन की तरीके से देखा जाता था कि भाई साहब दुनिया को बचाएंगे, पर आज की डेट में आप लोग इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि इसके ऑल्टरनेटिव आ गए हैं, जैसे एडीबी भी आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जो कि चाइना का डोमिनेशन है, वो देखने को मिल रहा है। वरना एक टाइम पर ये पितामह का काम किया करते थे, यानी भीष्म पितामह, महाभारत के अंदर में हम ही है, बस हम ही देखेंगे सबको, वो वाली बात है। तो अभी ये जो मीटिंग है ये यहाँ पर स्टार्ट हुई थी रिसेंटली, अभी अप्रैल के महीने में वॉशिंगटन डीसी के अंदर में। इसी के साथ में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो यहाँ पर G20 की जो कंट्री हैं उनके काउंटर पार्ट भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। हेड डेलीगेशन यहाँ पर गए हमारे देश की। मैंने बोला अभी यहाँ पर कौन कौन थे, जैसे मैंने बताया कि सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर भी होंगे, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर भी होंगे। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। ये मीटिंग का जो ड्यूरेशन आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये 14 से लेकर 16 तक का यहाँ पर चल रहा है, जिसमें यहाँ पर पर्टिकुलर जो क्या क्या रोल हो सकता है, ग्लोबल लेवल पर क्या क्या काम कर सकते हैं। एक अपॉर्चुनिटी रहती है अवेयरनेस फैलाने के लिए भी, और एक तरीके से आगे के जो इश्यूज हैं उनको डिस्कस करने के लिए भी। तो ये सारी की सारी मैंने बातें जो आप लोगों को बताई, इससे क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुके हैं कई सारे एग्जाम में। अगर पता रहेगा तो आप लोगों को डाउट नहीं रहेगा, आप लोग लाइफ को एंजॉय करोगे, ठीक है। बेसिक इंफॉर्मेशन है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट जो टॉपिक है यहाँ पर, ये एक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको समझने के लिए थोड़ी सी आप लोगों को चीजें समझनी पड़ेगी। जैसे कि आप लोगों को पता है रिसेंटली अभी बहुत सारे लेवल पर आप लोगों ने बात की कि बहुत सारे जानवरों से बीमारियां जो हैं वो इंसानों में फैल रही है। तो उसकी वजह से हम लोग को जानवरों के ऊपर भी फोकस देना पड़ जा रहा है। कई सारे रीजन है। एक तो अगर उनकी संख्या खत्म हो रही है वो भी एक रीजन है, उनकी संख्या को कैसे बढ़ाना है। दूसरा, उनके अंदर कोई बीमारी हो रही है वो भी एक रीजन है कि कैसे उस बीमारी से हम लोग को बचना है। तो वन वर्ल्ड वन हेल्थ वाला कॉन्सेप्ट अभी आ गया है, यानी कि वन वर्ल्ड वन हेल्थ वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसमें सब आ गए, इस धरती के ऊपर जो इंसान, जो जीव जंतु रहते हैं, सब। तो यहाँ पर हमारे देश के अंदर में अभी फिलहाल ये जो प्रोजेक्ट न्यूज में है, इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करता हूँ। प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था काफी तसल्ली में, और टाइगर सेंसस के बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों को याद रखने वाली है वो ये है, प्रोजेक्ट टाइगर जो स्टार्ट किया गया था वो किस साल में स्टार्ट किया गया था बताइए। अभी इस साल में उसको पूरे 50 साल कंप्लीट हो गए हैं, और इसी साल में उसका सेंसस भी प्रस्तुत किया गया है। तो वो एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आप लोग दुनिया भर के स्टार लगा सकते हैं। क्वेश्चन बनेगा पक्का, क्योंकि इस तरीके के टॉपिक से बनेगा, क्योंकि 50 साल ही पूरे हो रखे हैं और हमारे यहाँ टाइगर की संख्या बढ़ती जा रही है और टाइगर सेंसस भी आ गया। तो ऐसे टॉपिक आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं। अगर एग्जामिनर मूड खराब नहीं हुआ तो टॉपिक से क्वेश्चन जरूर देगा। अभी 30 साल पूरे हो गए हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट के हमारे देश के अंदर में। तो यहाँ पर लगभग 2675 जो कैप्टिव एलिफेंट है कंट्री के अंदर में, उसमें से डीएनए प्रोफाइलिंग की गई यहाँ पर 270 की। यहाँ पर डीएनए प्रोफाइलिंग जो थी वो स्टार्ट की गई थी 2022 के अंदर में, और यहाँ पर गज सूचना मोबाइल एप्लीकेशन इसके लिए डेवलप किया गया था। तो इसका बेसिक पर्पज क्या है इन चीज़ों का, देखिए जैसे मैंने बताया, एक तो सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जानवरों की संख्या जो घट रही है उसको कैसे मेंटेन रखने का काम किया जाता है। कई बार जो बीमारी होती है उसको कैसे ठीक करना है, सबसे बड़े ये मेन रीजन आप लोगों के देखने को मिलते हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट जो हमारे देश में आया था 1992 में आप लोगों को देखने को मिला था। अभी हम लोग बैठे हैं 2023 में, तो यहाँ पर इसको पूरे 30 साल कंप्लीट हो चुके हैं अभी प्रोजेक्ट जो यहाँ पर जो एलिफेंट है। तो टाइगर को 50 साल पूरे हो गए और एलिफेंट को जो है वो 30 साल पूरे हो गए प्रोजेक्ट को। ये ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे मैं आप लोगों से पूछूं आज के में कि सबसे ज्यादा एलिफेंट जो है वो किस स्टेट में पाए जाते हैं, आप लोगों को बताना है ये।
तो ये पूछने पर आप लोगों को पता चलेगा अच्छा यार इस स्टेट में भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो क्या हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ऐसी स्कीम अगर कोई भी होगी ना, वो कभी भी सेंट्रल सेक्टर स्कीम हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट करती है। तो ऐसी स्कीम में कॉमन सेंस भी एग्जाम में अगर आप लोग लगाओगे ना, तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम की कैटेगरी में आएगी, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो मिलकर काम करती नजर आएगी। तो कैसे यहाँ पर हाथी की संख्या को बढ़ाना है, उनको क्या क्या दिक्कत है, उनके लिए कॉरिडोर बनाना है, किसकी वजह से इंसान और हाथियों के बीच में रस्साकसी होती है उसको रोकना है, ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो प्रोजेक्ट में फाइनेंशियल टेक्निकल जो भी सपोर्ट होती है वो यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है। और एक तरीके से यहाँ पर जो पॉपुलेशन कैसे बढ़ानी है, खासकर जो बात की जा रही है यहाँ पर वाइल्ड एशियन एलिफेंट, तो उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। इसी के साथ में यहाँ पर जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है वो इंप्लीमेंट किया गया 16 स्टेट के अंदर में। अब ऐसा तो नहीं कि हर एक स्टेट में हाथियों की संख्या आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। कंजर्वेशन के बारे में बात करें तो एशियन एलिफेंट की जो IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर में इसको इंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा गया है। यूपीएससी का बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक स्टेटमेंट रहती है, कोई क्वेश्चन देंगे तो इसके बारे में जरूर डाल देते हैं उसमें, ठीक है। हमारे देश में भी एक कानून है वो 1972 का, जिसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आप लोग बोलते हो। उसमें अगर किसी को शेड्यूल 1 में डाल दिया तो इसका मतलब ये कि उसको सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है। शेड्यूल 1 में हाईएस्ट प्रोटेक्शन होती है, ठीक है। इसी के साथ में जो CITES है इसमें अपेंडिक्स 1 में हाईएस्ट प्रोटेक्शन होती है। तो हाथियों की संख्या के बारे में बात की जा रही है, यानी कि इंसान देखो कितने खतरनाक है। अगर थोड़ा सा इसको अदर तरीके से आप लोग देखने की कोशिश करोगे कि एक धरती पर सबसे बड़ा जानवर पाया जाने वाला, पानी के अंदर में सबसे बड़ा जानवर कौन सा है और धरती पर कौन सा है? धरती पर हाथी है, पानी में आप लोग बताओ। यहां पर सबसे बड़ी बात यह कि उसकी संख्या जो है इंडेंजर्ड कैटेगरी में पहुंच चुकी है। तो इंसान से ज्यादा खतरनाक जानवर आज के में धरती पर कोई है नहीं, अगर ढंग से आप लोग बात करोगे ठीक है। तो कुछ बातें हैं, आई होप कि आप लोग के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। कोई डाउट हो तो बताना जरूर, ओके। एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा कि हेल्थ इज वेल्थ। तो हेल्थ इज वेल्थ के बारे में बात करें तो ये देश के हर एक कोने में पहुंचना चाहिए कहीं ना कहीं हेल्थ के बारे में जो प्रोजेक्ट है। तो हम वो लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के बारे में। और नॉर्थ ईस्ट के बारे में कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में देखा जाए तो बड़ी फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा भी क्या किया गया, हेल्थ केयर प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया IIT गुवाहाटी के अंदर में। और इसी के चलते एक फाउंडेशन स्टोन रख दिया, एक तरीके से बोल सकते हैं, एक पाथ क्लियर कर दिया कि फर्स्ट जो यहाँ पर एम्स होगा जो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के लिए, उसके लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया, जिसमें 14,300 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। और ये एक ओकेजन है काफी प्यारा, खासकर नॉर्थ ईस्ट में, जिसको बोलते हैं रंगोली बिहू, ठीक है। तो ये इस पर्टिकुलर फेस्टिवल में भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक तरीके से लॉन्च किया गया। तो काफी इंपॉर्टेंट डे था। और खासकर बात करें यहाँ पर IIT गुवाहाटी के साथ में कनेक्ट कर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर IIT भी हो गया और अभी यहाँ पर एम्स भी हो गया, ठीक है। तो ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट है हेल्थ केयर का, इसके ऊपर पूरा अच्छे से काम किया जाएगा। यहाँ पर हेल्थ केयर की फैसिलिटी डेवलप की जाएगी शानदार तरीके से। और इसी के साथ में यहाँ पर एक स्कीम के भी बारे में बात की जा रही है, ये फ्यूचर की स्कीम है, यानी कि अभी आने वाली है, जिसका नाम है यहाँ पर क्या, आपके द्वार आयुष्मान। आयुष्मान भारत का नाम आप लोगों ने सुना है, तो यहां पर वो हेल्थ केयर की स्कीम है। अब यहां पर आपके द्वार आयुष्मान, यानी कि एक तरीके से हेल्थ की जो फैसिलिटी है वो आपके द्वारे पे लाकर रख दी है यहां पर सरकार ने, ऐसी बात यहां पर बोली जा रही है। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन के आप लोगों को पता होना चाहिए। जब APJ अब्दुल कलाम जो है उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली थी, तो किसी पर्टिकुलर इसी तरीके के किसी इंस्टीट्यूट में थे, वहां पर किस पर्टिकुलर राज्य में थे, आप लोगों को ये बताना है, ठीक है। देखता हूं कौन आंसर देता है। UGC के द्वारा, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, तो ये इसके सेक्रेटरी के द्वारा अभी यहाँ पर क्या किया जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत पता है आज की डेट में क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, ठीक है। तो ग्रीवेंस रिड्रेसल के बारे में बात की जा रही है, तो उसी को लेकर यहाँ पर इनके द्वारा काम किया जा रहा है ताकि चीजों को ढंग से हैंडल किया जा सके। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने रिड्रेसल ग्रीवेंस ऑफ द स्टूडेंट रेगुलेशन की बात की जा रही है 2023 के। ये रेगुलेशन जो है नोटिफाई किए जाएंगे जल्दी, जिसके चलते कई सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकलते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। और जो पुराने थे उनको सस्पेंड कर दिया गया 2019 के, तो अभी नए रूल और रेगुलेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये है बेसिक चीजें। यहाँ पे ये स्टेट से रिलेटेड न्यूज है जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर आप लोग अगर किसी भी राज्य से आते हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्टेट से बन सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के द्वारा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया संजीवनी, इसका नाम ही आप लोग समझ सकते हैं, किसी पर्टिकुलर सेक्टर को इंप्रूव करने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर डेयरी सेक्टर है, डेयरी फार्मर है, उनको इंप्रूव करने की कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा
इंट्रोड्यूस किया जा रहा है वैकेंट लैंड टैक्स फॉर एसेट्स रजिस्ट्रेशन। आज के डेट में जमीन एक ऐसा एरिया हो गया है, अभी स्टेट देखा होगा आप लोगों ने, उत्तर प्रदेश के अंदर में कई सारी मुहिम चलाई गई, और भी कई सारे राज्य थे, जैसे राजस्थान के अंदर भी, अभी महाराष्ट्र के अंदर भी। तो जमीन को लेकर यहाँ पर कई सारे रूल और रेगुलेशन लाए जा रहे हैं। इसके बेसिक पर्पज क्या है? एक तो डिमार्केशन किया जा सके जमीन का, दूसरा जमीन देखो आज के डेट में कोई भी प्रोजेक्ट लग रहा है तो अगर उस जमीन के बारे में पता ना हो कि ये जमीन किसकी है तो दिक्कत होती है, तो इसीलिए उसको प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में काउंट किया जा रहा है ताकि आगे कुछ भी प्रोजेक्ट लगाया जाए तो सोल्यूशन निकल सके। तमिलनाडु के बारे में बात करें, लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा पास किया गया, जो कि यहाँ पर एक तरीके से एक लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा पास किया गया रिजोल्यूशन, खासकर किससे रिलेटेड? देखिए हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, एक साइड में है प्रेसिडेंट और एक साइड में है गवर्नर, ठीक है। तो गवर्नर जो रहते हैं प्रेसिडेंट के नुमाइंदे माने जाते हैं, तो उसकी वजह से कई सारी दिक्कतें देखने को मिलती है स्टेट गवर्नमेंट के साथ में। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या निकल कर आती है कि एक रूल है, अगर आप लोग यहाँ पर पॉलिटी में चीज़ें पढ़ रहे हो तो आप लोगों ने चीज़ पढ़ी होगी, उसमें पर्टिकुलर रूल ये है कि अगर कोई बिल गवर्नर अपने पास में रखना चाहता है तो उसमें कोई स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन नहीं है कि कितने लंबे समय तक वो उसको अपने पास में रख सकता है। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, जिसकी वजह से स्टेट गवर्नमेंट रो देती है कई बार, जब गवर्नर को यहाँ पर उल्टी सीधी हरकतें करनी होती है तो उसको कोई कुछ बोल नहीं पाता है। तो सबसे बड़ी बात यही बोली गई कि जल्दी से जल्दी जो है यहाँ पर क्या किया जाए कि गवर्नर को वो बिल जो है वो पास किया जाए, या फिर स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन रखी जाए ताकि उसमें कोई दिक्कत न देखने को मिले। क्यों? क्योंकि यार एट द एंड ऑफ द डे अगर आप लोग देखोगे तो चुने हुए नुमाइंदे हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर सिटीजन के, जो यहाँ पर ये काम कर रहे होते हैं, और ऊपर से गवर्नर जो रहते हैं वो अपॉइंटेड रहते हैं। तो ये इसके चलते कई सारी यूनियन टेरिटरी भी यहाँ पर अभी आप लोगों ने देखा होगा रोती हुई नजर आती है, जैसे कि दिल्ली हो गया, फिर कई सारे जहाँ पर अलग गवर्नमेंट है सेंटर में और स्टेट या फिर यूटी में अलग है, वहाँ पर दिक्कतें देखने को मिलती है। सेम कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है जब यहाँ पर हमारे देश के अंदर में सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, हाई कोर्ट के अंदर में जजेस की अपॉइंटमेंट की जाती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसको रोक लेती है, उसके ऊपर भी कोई ऐसे प्रतिबंध नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे लूप होल हैं जो हमारे सिस्टम में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उनको जल्दी से जल्दी निकाला जाए तो चीज़ें नॉर्मल होंगी। तमिलनाडु के गवर्नर के द्वारा एसेंट दे दिया गया है यहाँ पर बिल को अगेंस्ट ऑनलाइन गैम्बलिंग। ये पहले क्या होता, उन्होंने रिटर्न कर दिया था, अभी फिर से जब रिटर्न कर दिया कोई पर्टिकुलर बिल चेक करने के लिए, और फिर से अगर असेंबली उसको लेकर आ रही है तो फिर इनके हाथ में से पावर चली जाती है। इसीलिए अक्सर जो है उसको पॉकेट में रख लेते हैं, उसको रिटर्न नहीं करते हैं अगर उनको कोई काम एक तरीके से वो नहीं कहते झल्लाना होता है अगर सरकार को, तो ठीक है। बात की जा रही है यहाँ पर किसके बारे में, ये है रैपिडिक्स, ठीक है, RAPIDX, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एक तरीका सिस्टम है, यहाँ पर क्या है सिस्टम यहाँ पर कनेक्टिविटी का सिस्टम है। दिल्ली हमारे देश की ऐसी एक कैपिटल है, हमारे देश की मतलब कैपिटल है, वहाँ पर आज की डेट में अगर पॉपुलेशन आप लोग देखोगे तो हमारे देश की सबसे ज़्यादा डेंसिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी, सबसे ज़्यादा घनत्व, सबसे ज़्यादा कम एरिया में सबसे ज़्यादा लोग अगर कहीं पर रहते हैं हमारे देश के अंदर में तो वो दिल्ली है। तो उसके ऊपर से बोझ कम करने के लिए क्या किया जा रहा है, आसपास वाले एरिया में एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, ठीक है। जैसे अभी जेवर एयरपोर्ट आप लोगों ने सुना होगा, NCR वाले रीजन में एक और बनकर पूरा तैयार हो रहा है, ठीक है। इसी के साथ में क्या किया जा रहा है, बहुत सारे ऐसे एरिया है जहां से दिल्ली की डायरेक्ट कनेक्टिविटी की जा रही है, जैसे दिल्ली टू मेरठ। यहाँ पर एक तरीके से क्या रहेगा, आसानी से लोग जो हैं जो दिल्ली ट्रेवल करने आते हैं, जॉब करने आते हैं मेरठ से या फिर पानीपत से या फिर अलवर से, तो उनको डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल जाएगी। तो इससे क्या रहेगा, वो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के थ्रू यहाँ पर तुरंत, मतलब एक तरीके से ना जो 2-2, 3-3 घंटे की जो यात्रा हुआ करती थी वो घटकर 30-30, 40, 50-50 मिनट में आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो अभी यहाँ से दिल्ली से मेरठ अगर बात की जाए, ट्रेवलिंग टाइम जो है ये 2 घंटे से घटाकर ओनली 50 मिनट हो गया। 50 मिनट समझ रहे हो आप लोग, यहाँ पर 50 मिनट जो टाइम ड्यूरेशन है उसका पता भी नहीं चलेगा जब इंसान जो है जहाँ 2 घंटे की यात्रा हुआ करती थी उसको। तो इतना फास्ट सिस्टम ये डेवलप किया जा रहा है, तो कनेक्टिविटी का बेहतरीन साधन है। इससे क्या होगा, दिल्ली के ऊपर में प्रेशर कम होगा, और दूसरा जो ये आसपास वाले रीजन हैं इनमें जब कनेक्टिविटी बनेगी तो इनमें डेवलपमेंट आएगा काफ़ी शानदार तरीके का। तो ये बातें आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर दिल्ली, ये पानीपत, मेरठ, अलवर, ये आप लोग याद रखिएगा कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट हैं आज के डेट में NCR वाले रीजन के अंदर में। साइंस के फील्ड में अगर हम लोग बात करेंगे तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो है उनके द्वारा इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि किस तरीके से कौन कौन सी दवाई वाली कंपनी है वो काम नहीं कर रही है। तो इसके चलते उनके द्वारा मतलब इनके लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए हैं 18 फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज हैं। ये क्यों निकल कर आया, ये इसलिए निकल कर आया क्योंकि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर में अभी आप लोगों ने देखा हमारे देश की दवाइयाँ गई और वहाँ पर कई सारे बच्चों की जान चली गई। इससे इंटरनेशनल लेवल पर उस कंपनी की इमेज खराब नहीं हुई है, इंडिया की इमेज खराब हुई है, क्योंकि उसके ऊपर कंपनी का नाम अलग होता है पर लेकिन ये देखते हैं कि मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। अगर बाहर जाकर आप लोग कोई बदतमीजी करते हो ना तो वहां पर पर्टिकुलर आपकी इज्जत बेइज्जती कोई नहीं काउंट करता है, देश की इज्जत बेइज्जती होती है कि हाँ उस देश का नागरिक था ये।
तो ये सबसे खतरनाक चीज़ है। तो ये काफ़ी अच्छा स्टेप आप लोग बोल सकते हो यहाँ पर, जिसके चलते अलग अलग स्टेट में यहाँ पर ये ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और चीज़ों को यहाँ पर जो कंपनी ढंग से काम नहीं कर रही है उसको बेसिकली रोका जा रहा है। ठीक है, तो ये कौन कर रहा है? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है ये आप लोग को बताना है। बात करते हैं व्हाट्सएप के बारे में। व्हाट्सएप जो है सिक्योरिटी को लेकर बड़ा दुरुस्त होता जा रहा है आजकल, क्योंकि उसकी बहुत सारी बदनामी हो चुकी थी जब उसने बोला था कि वो क्या करेगा, अपना डेटा फेसबुक के ऊपर अलाउ करेगा कि फेसबुक जो है उसका डेटा जो है इस्तेमाल कर सकता है। तो दुनिया भर के लोगों ने व्हाट्सएप जो है अनइंस्टॉल कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके की कंडीशन जब निकल कर आई सामने, तो यहाँ पर सिचुएशन ये देखने को मिली कि व्हाट्सएप ने अपनी इमेज सुधारनी स्टार्ट कर दी और इवन कई सारी सरकारों के साथ में लड़ गया अब वो सिक्योरिटी को लेकर। अभी यूके का उदाहरण, यूरोपियन यूनियन का उदाहरण मैंने आप लोगों को दिया था, उसमें व्हाट्सएप लड़ गया भाई साहब कि अपना जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसको वीक नहीं पड़ने देगा, भले ही तुम्हारे देश में से मुझे छोड़कर जाना पड़े। तो और दुरुस्त बनाने की बात की जा रही है और प्रोटेक्टिव बनाने की बात की जा रही है, क्योंकि व्हाट्सएप आज की डेट में लोगों की लाइफ का ऐसा पार्ट बन चुका है कि वो उसके बिना जिंदा नहीं है। आज की डेट में सुबह उठते ही सबसे पहले लोगों को व्हाट्सएप का स्टेटस याद आता है, किसने अपडेट कर दिया, किसने क्या देख लिया। इसी के साथ में गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून लोगों की स्टार्ट ही व्हाट्सएप से होती है, सीधा व्हाट्सएप पे उंगली जाती है लोगों की। ठीक है, ये कंडीशन है। तो एडिक्शन हो चुका है लोगों का। आज के में दुनिया भर के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है व्हाट्सएप पर अपने काम चला रहे हैं, व्हाट्सएप पर लोग, कंपनी जो है अपने ग्रुप बना रहे हैं, उनको प्रोजेक्ट सेंड किए जा रहे हैं। तो व्हाट्सएप को भी ये पता है कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है लोगों की लाइफ में, तो इसलिए व्हाट्सएप भी उस चीज को एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं अप्रिशिएट करते हुए सिक्योरिटी और प्राइवेसी का ध्यान रख रहा है। ठीक है, प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है हमारे देश के अंदर में। पार्ट 3 में ये बेसिकली आर्टिकल 21 के अंदर में कौन से केस था, KS पुत्तास्वामी केस, ये तो सबको पता है, बस ये बता दो मुझे किस साल में आया था ये। ठीक है, बता दो जरा, देखता हूँ किस किस को याद है। आगे बात करते हैं, ये वर्ल्ड की न्यूज़ है और वर्ल्ड जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, दुनियादारी में क्या चल रहा है आप लोगों को जानने को मिलेगा। फ्रांस और चाइना जो है वो इकोनॉमिक एग्रीमेंट कर रहे हैं। फ्रांस कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं तब से बहुत ज़्यादा गुर्राया हुआ है जब से ऑस्ट्रेलिया ने उसके साथ में एग्रीमेंट कैंसिल किया था पनडुब्बी को लेकर। ठीक है, जो न्यूक्लियर पावर सबमेरीन होती है, तब से लेके चाइना के साथ में भी अपने अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा है और यूएस से और यूके से थोड़ा दूर जा रहा है। तो चाइना के साथ में इकोनॉमिक एग्रीमेंट की बात की जा रही है ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, एग्रीकल्चर, कल्चर और साइंस के अंदर में। ठीक है, इसी के साथ में सऊदी अरेबिया और जो ओमन है वो प्लान कर रहे हैं कि किस तरीके से यमन को कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि यमन वार के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, इतने लंबे समय तक चलने वाली वॉर जिसकी वजह से कंडीशन जो है वो खराब हो गई। तो वो यहाँ पर सिचुएशन जो है वो सामने निकल कर आई, तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिल रही है। ठीक है, यूएसए का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके द्वारा यहाँ पर ब्लॉक करने की बात की जा रही है, अभी बेसिकली अपील की जा रही है अगेंस्ट द रूलिंग, जो जज के द्वारा क्या किया गया था, ब्लॉक करने की बात की गई थी अबॉर्शन बिल। आप लोग खुद सोच के देखो, तो मतलब बोलना नहीं चाहिए पर मुझे वास्तव में ये बिल बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आप लोग सोच सकते हैं कई बार कई सारी प्रॉब्लम हो जाती है महिलाओं को। आज के डेट में तो दुनिया भर की दिक्कतें देखने को मिलती हैं, अबॉर्शन को ही बेसिकली ब्लॉक कर दे रहे हैं। ठीक है, कि अबॉर्शन नहीं करने देंगे, क्यों? क्योंकि रिलीजन के नाम पर कुछ चीज़ें देखने को मिलती है, पर लेकिन इसकी वजह से जो रियलिटी में जो एक महिला है उसको जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ये चीज़ समझ रही है पूरी जो डॉक्टर फर्टर्निटी है और वो इसको अपोज भी कर रही है कई लार्ज स्केल पर लेकिन वही है, आप लोग क्या बोले बस इसमें। चलिए देखते हैं सोल्यूशन आता है नहीं आता है। यूएसए के द्वारा लॉन्च किया गया, अभी यूक्रेन की जो कुछ फाइल है वॉर की वो रिलीज हो गई और एक पर्टिकुलर बंदा है यूएसए का, उसने उनको बेसिकली क्या किया, पब्लिकली कर दिया। इसकी वजह से दिक्कत क्या हो गई, यूक्रेन की जो कमजोरियां हैं वो दुनिया के सामने आ गई कि वो वॉर के लायक है नहीं, बस चल रही है उनकी जिंदगी। तो उसको अभी चेक करने की बात की जा रही है, जो फाइल निकल कर आई क्या क्या कंडीशन है उसी के बारे में बात की जा रही है। यूक्रेन के जो डिप्टी मिनिस्टर हैं वो हमारे देश के विजिट पर रहे और ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन आप लोग बोल सकते हो। उन्हें कहते हैं, आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा धर्म संकट। मतलब क्या हो गया, धर्म संकट का मतलब ये होता है कि मतलब कि हम लोग क्या करें। एक साइड में तो हम लोग रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं, एक साइड में ये कहीं ना कहीं चाल बोल सकते हैं आप लोग, यूक्रेन के इस टाइम पर जो मिनिस्टर हैं वो हमारे देश के अंदर में आए, तो यहाँ पर हमसे बोल रहे हैं कि वो चाहते हैं कि इंडिया जो है इनकी हेल्प करे, उनको डिफेंड करे, उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराए। वो भी इस टाइम पर जब हम लोग प्योरली रसिया को सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग इन बोल सकते हैं, बोलते बोलते भी हम लोग सारी चीज़ें रसिया के सपोर्ट में कर रहे हैं, तो उस टाइम पर ये सारी चीज़ देखने को मिल रही है। तो ये बोल रहे हैं कि हम लोग इंडिया से चाहते हैं कि वो हमारी मदद करे। पर इंपॉर्टेंट मुद्दा एक भी है कि रसिया और यूक्रेन और इंडिया के जो रिलेशन है उसको भी 30 साल पूरे हो रहे हैं, ये उसकी वजह से विजिट पर है यहाँ पर। तो देखते हैं सॉल्यूशन क्या निकल कर आता है। ठीक है, नाम अगर याद रखना चाहे तो आप लोग नाम याद रख लेना। इनका नाम है यहाँ पर एमीन दजपोवरवा। ठीक है, एमीन दजपोवरवा। ठीक है देख लेना, मतलब ये पर्टिकुलर नाम है इनका, डिफरेंट सा, याद रखने की जरूरत नहीं, पर फिर भी इतना जरूर याद रखिएगा कि इंडिया और यूक्रेन के जो रिलेशन है उनको 30 साल पूरे हो गए हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को कम से कम याद रखना जरूर। ओके, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, आगे चलते हैं।
पर्सन इन न्यूज में अगर बात करें तो भीमराव अंबेडकर जी की जयंती सेलिब्रेट की गई यहाँ पर 14 अप्रैल 2023 को 132वीं एनिवर्सरी उनकी सेलिब्रेट की गई। तो यहाँ पर एक ऐसी पर्सनैलिटी यार जिन्होंने आज की डेट में जो संविधान हम लोग को देखने को मिलते हैं वो उसमें हम लोग बांधे हुए हैं, और हमारे देश के अंदर में हर एक इंसान को इक्वलिटी का जो दर्जा दिया गया, जो मैंने पॉलिटी के अंदर आप लोगों को जो चीज़ें पढ़ाई यहाँ पर वो सारी चीज़ें आप लोग समझ सकते हैं, वो यहाँ से देखने को मिलती है। तो लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टिनिटी ये मेन प्रिंसिपल रखे गए, और कहाँ से लिए गए थे क्या आप लोगों को पता है? मतलब लिए नहीं गए, किस पर्टिकुलर जो कंट्री से इंस्पायर था हमारा ये पर्टिकुलर पोर्शन, बताइएगा जरूर। तो भीमराव अंबेडकर जी के बारे में मैंने कल भी डिस्कस आप लोगों से किया था, ठीक है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में बात की जा रही है जिनका नाम है यहाँ पर सूबी सुब्रमण्यम। सूबी सुब्रमण्यम साहब जो हैं वो इंडियन ओरिजिन के एक पर्सन है जो कि वारंट ऑफिसर बन गए हैं रॉयल जो एयर फोर्स है यूनाइटेड किंगडम की। तो इसकी वजह से ये न्यूज़ में है, तो इनका नाम आप लोग याद रख सकते हैं। ये जो रिप्लेस कर रहे हैं ये जैक एल्पर्ट को यहाँ पर रिप्लेस किया गया, और ये है यहाँ पर ये पर्सनैलिटी, ठीक है। तो ये इंडियन मूल की पर्सनैलिटी है। तो पर्सन इन न्यूज़ में जो क्वेश्चन आप लोगों से मैंने पूछा था वो यहाँ पर ये है, तो कोई डाउट आप लोगों को इनके बारे में नहीं होना चाहिए, ठीक है। गेम के बारे में बात करें तो फर्स्ट गोल्ड मेडल टू द अमन श्रीवास्तव, ये रेसलिंग के अंदर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है, सहरावत सॉरी, ठीक है। तो ये देखने को मिल रहा है, तो आप लोग एक तरीके से अप्रिशिएट कर सकते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि हमारे देश के अंदर में जो रेसलिंग है उसमें चाहे लड़का की बात करो चाहे लड़कियों की, तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है। 57 किलोग्राम में इनके द्वारा शानदार परफॉर्मेंस दी। और याद रखिएगा कि वर्ल्ड चैंपियनशिप ये चल कहाँ पर रही है, तो ये अस्थाना कजाकिस्तान के अंदर में आप लोगों को देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं। तो इंडिया के अंदर में काफ़ी सारे मेडल यहाँ पर लाए जा रहे हैं, और ये हैं पर्सनैलिटी जिनका नाम आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं, ठीक है। कौन बनेगा छोटू करोड़पति, काफी इंटरेस्टिंग एक ऐसा सेक्शन है जिसको कई सारे बच्चे काफी एंजॉय करते हैं, तो क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। बात की जा रही है कि यहाँ पर अभी रिसेंटली विच कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है यूक्रेन सिक्योरिटी असिस्टेंट इनिशिएटिव, ठीक है। तो कौन होगा, कोई ऐसा ही होगा अमीर ताकतवर आदमी। तो यूएसए, यूके, जर्मनी या फिर फ्रांस, बताइए जरा। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है स्टैंड अप इंडिया स्कीम, ये मैंने डिस्कस की थी डिटेल में आप लोगों से। यहाँ पर इसको एक्सटेंड किया जा रहा है किस तक, 24, 25, 26, 27, 24, 25, 27 या 30। सही आंसर क्या होगा आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये बात की जा रही है कि इसके बारे में इंस्टीट्यूशन के द्वारा रिलीज किया गया स्टेकिंग अप द बेनिफिट लेसन फ्रॉम द इंडिया डिजिटल जर्नी रिपोर्ट। हमारे देश में डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, तो एक तरीके से उसकी जर्नी की एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, IMF, IFC या फिर ICSID, कौन है सही आंसर ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट बात की जा रही है कौन सी एशियन कंट्री है जिसको अभी इलेक्ट किया गया है यूएन स्टैटिकल कमीशन के लिए 4 साल के लिए। जापान, चाइना, इंडिया या फिर साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया होना चाहिए था यहाँ पर है। सुना है कभी नॉर्थ कोरिया को कहीं पर? बेचारे को कोई काउंट ही नहीं करता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने काफी प्यारा सा, इसको अटेम्प्ट करिए, फिर आप लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा। काफी तगड़ा सा एक्सप्लेनेशन है आज, ठीक है। तब तक आप लोग अटेम्प्ट करो इनको, फिर आप लोगों को बताया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लोकेशन के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है जिसका नाम है असम। असम कंजर्वेशन रिजर्व, यहाँ पर संरक्षण रिजर्व आप लोग इसको बोल सकते हैं। इसको ACR के नाम से आप लोग जानते हैं। 44 हेक्टेयर में फैला हुआ ये जो पर्टिकुलर रीजन है ये उत्तराखंड के अंदर में देखने को मिलेगा, खासकर देहरादून डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग यहाँ पर इसकी देख सकते हैं, ये इसकी एग्जैक्ट लोकेशन हो गई। उत्तराखंड का फर्स्ट रामसर साइट भी था ये। तो अगर उत्तराखंड से आप लोग आते हैं और यूके PCS की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए तो इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ हो जाती है। इसी के साथ में यहाँ पर बात करें तो रिवर बेसिकली देखने को मिलती है, उसके ऊपर असन जो बैरेज बनाया गया, यानी कि एक तरीका बांध आप लोग बोल सकते हैं, डैम जो बनाया गया, तो उसके बारे में बात की जा रही है 1967 में। और ये यूज की जाती है एक तरीके से फर्स्ट, ये फिश यूज द साइट फॉर द फीडिंग, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से यहाँ पर जो फिश के लिए काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर फीडिंग, माइग्रेशन, और एक तरीके से यहाँ पर स्पेविंग के लिए यहाँ पर इसको इस्तेमाल किया जाता है पर्टिकुलर फिश के द्वारा। देखिए क्या होता है, जब कोई ऐसी साइट्स होती है फिर कोई ऐसा प्रोजेक्ट होता है ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि वो मल्टीपर्पज टाइप का एक प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उसमें आप लोगों को इरिगेशन भी देखने को मिलता है, उसमें आप लोगों को जो एनर्जी जनरेशन भी देखने को मिलता है, उसमें आप लोगों को फ्लड कंट्रोल भी देखने को मिलता है, उसमें आप लोगों को मछली पालन भी देखने को मिलता है। तो ये कई सारे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की कैटेगरी में आ जाते हैं जिसके ऊपर जब बांध बन जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो कि आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। तो ये हल्का सा याद रखिएगा, ठीक है। ये किसके बारे में बात की जा रही है, यूक्रेन सिक्योरिटी इनिशिएटिव। तो यूएसए के द्वारा कोई हरकतें कर ही नहीं सकता है, तो यूएसए यहाँ पर ये सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है, वो चाह नहीं रहा है कि लड़ाई बंद हो। ये स्कीम के बारे में बात की जा रही है तो 2025 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। सबके एक्सप्लेनेशन आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लेना। PPT हिंदी और इंग्लिश में दोनों मिल जाती है, तो उनको जाकर देखना, ठीक है।
IMF के बारे में बात की जा रही है, इसने यहाँ पर डिजिटल जर्नी चेक की, ये फ्री था, देख रहा था कि इंडिया कैसी परफॉर्मेंस दे रहा है ताकि बेइज्जती की जा सके अगर अच्छा ना कर रहा हो काम, ठीक है। बाकी यहाँ पर स्टैटिस्टिकल कमीशन में भी इंडिया सेलेक्ट हुआ, मैंने डिस्कस भी किया था आप लोगों से। ये है आप लोगों के सामने यहाँ पर सीसेट का क्वेश्चन और ये है इसका धांसू सा एक्सप्लेनेशन, ठीक है। देख लेना पूरा अच्छे से डिटेल में आप लोगों के सामने एक्सप्लेनेशन दिया गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बाकी हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया, आइए अब आगे चलते हैं। आइए कुछ नए शब्द सिखाता हूं, आप लोगों की लाइफ को थोड़ा सा इजी बनाता हूं। कुछ शब्द ऐसे अगर सेंटेंस फॉर्म करोगे तो अच्छे से आप लोग लंबे समय तक इनको याद रख पाओगे। एनडीए, सीडीएस, एसएससी, बैंकिंग या फिर यूपीएससी, स्टेट पीसीएस के अंदर में अगर आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, अच्छे शब्द होंगे तो अच्छा आंसर आप लोग लिख पाएंगे। एक एक शब्द को देखते हैं। अनएम्बिगुअस आप लोगों ने कई बार सुना होगा, एम्बिग्यूटी, ठीक है। तो अनएम्बिगुअस क्या होता है? वो होता है एक तरीके से स्पष्ट, ठीक है, स्पष्ट रहना एक तरीके से। एम्बिग्यूटी का मतलब क्या होता है कि ये स्पष्ट नहीं है यार, कुछ ना कुछ झोल है यहाँ पर, तो उसका ये एक तरीके से अनएम्बिगुअस हो गया, ठीक है। तो इसको आप लोग समझ सकते हैं। तो चीज़ों को जिंदगी में जितनी चीज़ें स्पष्ट रहेंगी उतना ही लाइफ को आप लोग एंजॉय कर पाओगे। तो कोशिश किया करो अपनी प्लानिंग वगैरह चीज़ें जो भी करनी है पूरा दिन डिसाइड कर लिया करो, अच्छे से स्पष्ट तरीके से उसको लिख लिया करो। और आप लोगों को पता है SLV प्लानर भी है आप लोगों के पास में, उसको कौन कौन फिल कर रहा है और किसकी लाइफ में थोड़ा भी चेंज हुआ है वो जरूर बताएगा। कंसेंसस क्या होता है? ये होती है एक तरीके की सहमति, यानी कि हम लोग इसको लेकर बिल्कुल सहमत हैं। जैसे कि जब मैं बोलता हूं आप लोगों को कि मॉर्निंग में उठना चाहिए, सही आपकी ज़िंदगी के लिए, तो कुछ बच्चे सहमत होते हैं, कुछ को लगता है कि नहीं यार इवनिंग ही सही चल रही है। पर अब आप लोगों को थोड़ा सुधर जाना चाहिए। रीज़न क्या है? एग्जाम बहुत पास में है, अगर अभी डिसिप्लिन में नहीं आओगे तो एग्जाम वाले दिन जो है वो रोते हुए नजर आओगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये एक तरीका कंसेंसस, सहमति, जनरल एग्रीमेंट। चलो ये काम करते हैं, हार्मनी के साथ में करते हैं, इंजॉय लेकर करते हैं, तो ये शब्द इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट शब्द है यहाँ पर, ये है गैप। गैप आप लोग बोलते हैं कि गैप रह गए, यहाँ पर चूक रह गई यार थोड़ी सी, ठीक है। तो उस तरीके से याद रख लेना कि गलती हो गई यार, ये इसकी वजह से कई बार एम्बेरसमेंट झेलनी पड़ जाती है, नहीं एक तरीके से बेइज्जती हो गया यार इस मिस्टेक की वजह से, इस गलती की वजह से। तो इसको आप लोग गैप भी बोल सकते हो यहाँ पर, ठीक है। एवनेसेंट जो है ये क्षणभंगुर, यानी कि एक तरीके से ना, एक तरीके से इमीडिएटली वेनिस हो जाना, टूट जाना, कोई चीज़ खत्म हो जाना इमीडिएटली, क्विकली खत्म हो गई, डिसअपियर हो गई, ठीक है। कई बार क्या होता है कि मूड बड़ा खराब होता है, कोई दोस्त आ गया गप्पे फेंकने लगे, मतलब मूड क्विकली सही हो गया, पर लेकिन कई बार उल्टा होता है, सामने वाले ने क्विकली मूड को बर्बाद कर दिया। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर सबवर्ट, ये है नाश करना, चीज़ों को एक तरीके से ना बर्बाद करना, चीज़ों को एक तरीके से उलट देना, जैसा सोच रहे थे उसके अपोजिट हो जाना। उन्हें कहते जज्बात बदल गए, भावनाएं बदल गई, भाई साहब सब चीज़ें उल्टी हो गई। जैसे ही रिजल्ट आया, पॉजिटिव आया तो मजे ही आ गया, और नेगेटिव आया तो भाई साहब फिर तो सोचो ही क्या करना है। तो ये कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। तो ये सारे के सारे पॉइंट हैं जो आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं, ठीक है। ये थे शब्द, कैसे लगे जरूर बताइएगा। बाकी संडे में टेस्ट है, उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा, जितने अच्छे से आप लोग तैयार रह सकते हैं। और आज आप लोगों की अकाउंट की क्लास जो होगी उसको आप लोग अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। ये अकाउंट जो आप लोगों का स्टार्ट होने जा रहा है, ये एक लास्ट सब्जेक्ट था जो कि बचा हुआ था। बहुत ही बेहतरीन टीचर हैं जिसको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। तो अच्छे से लेक्चर देखिएगा और फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। बाकी कैसा लगा आज का ये डिस्कशन जरूर बताना, लाइक या डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हैं, ताकि आने वाले टाइम में चीज़ों को इंप्रूव किया जा सके। PDF हिंदी और इंग्लिश में ये ऐप के ऊपर भी और आप लोगों को टेलीग्राम के ऊपर भी मिल जाएगी, तो जाकर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।